Okay, now we are going to do our next module which is activity based management and JIT. तो इसके अंदर एक्चुअली आपको क्या क्या पढ़ना है। एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, दूसरा JIT पढ़ना है, तीसरा थ्रूपुट पढ़ना है, चौथा बैक फ्लश पढ़ना है और पांचवा इसके अंदर है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग पूरा थ्योरी है तो थ्योरी के क्लास अलग हैं, आप उसको रेफर करेंगे। बाकी प्रैक्टिकल वाला जो भी यहाँ पे पार्ट है वो हम आपके साथ कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट में आ जाए। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, यस, और ये एग्जाम में आता है। हाँ जी, आपने एकदम सही सुना कि ये एग्जाम में भी आता है। जो एग्जाम में भी आए और आसान भी हो, बस क्या कहना। तो देखो ये फटाफट समझो क्या करना है इसमें। मतलब कैलकुलेटर में कुछ सम्स हो सकते हैं, कुछ सम्स आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या है, कंपनी है, बोल रहा है 500 यूनिट बनाता है और उसका मटेरियल कॉस्ट 1.5 लाख है, लेबर कॉस्ट 265 है। और यहाँ पर मटेरियल रीऑर्डरिंग, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल ऑर्डर्स, मटेरियल मूवमेंट आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट करने बोल रहे हैं टोटल मटेरियल कॉस्ट अंडर द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब टोटल मटेरियल कॉस्ट मतलब क्या होगा, उसके अंदर मटेरियल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर आएगा, मटेरियल रीऑर्डरिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आएगा। ऐसे दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे ये 1.5 लाख है, ये 4,500 है और ये 2,500 है, ठीक है। ये 4,500 है और ये 2,500 है। तो आपका टोटल कॉस्ट क्या आया, 1.5 लाख, 4,500 और 2,500 मिला के 157। तो इसमें यहाँ पर इस मटेरियल ऑर्डर और मटेरियल मूवमेंट का क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कोई यूज ही नहीं है। अभी क्या एकदम MCQ टाइप का क्वेश्चन है, बट क्या अभी आपको लगेगा कि 4,500 को मैं 35 से डिवाइड कर दूं तो रेट आएगा, तो रेट को फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो कुछ बताया नहीं है। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट में बस आपको ये तीनों को जोड़ देना, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ XYZ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड आर फॉर 500 यूनिट्स ऑफ X आर। ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहा है। अभी पहले जब मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहा था, अभी प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहा है। इसमें मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी कॉस्ट है, मटेरियल ऑर्डर ओवरहेड्स है, फिर मशीन आवर्स आर 1.5 आवर्स पर यूनिट एंड नंबर ऑफ मटेरियल्स ऑर्डर आर 6 पर यूनिट। रॉ मटेरियल कॉस्ट 300, लेबर कॉस्ट 150, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, करना क्या है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ X पर यूनिट। अभी आप टोटल कॉस्ट निकालना है, तो हाउ विल यू फाइंड द टोटल कॉस्ट, हाउ विल यू फाइंड द टोटल कॉस्ट। देखो यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ X पर यूनिट निकालना है, ठीक है, पर यूनिट का टोटल कॉस्ट बताना है। तो हिसाब से यहाँ पर सिंस मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है ना, तो जो कॉस्ट है वो सब तो इसी प्रोडक्ट का ही है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है तो इसी प्रोडक्ट का ही है। तो एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि आप मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी कॉस्ट लिया, 135,400 उसका अमाउंट है, ये टोटल है, और पर यूनिट आप यहाँ से डिवाइड बाई 500 करके निकाल देंगे। 135,400 बाई 500 करके आएगा 270.8। और मटेरियल ऑर्डरिंग ओवरहेड्स जो दिया हुआ है वो 69,570 दिया हुआ है, उसको भी आप 500 से डिवाइड करके निकाल दीजिए, तो ये आएगा 139.14। तो हिसाब से यही आंसर आ जाएगा, ये टोटल आ गया। अब घुमा के करना है तो आप जबरदस्ती एक घुमा के कैसे कर सकते हैं कि मटेरियल ऑर्डरिंग एक्टिविटी कॉस्ट का टोटल कॉस्ट पूल बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी कॉस्टिंग में। ओवरहेड का जो कॉस्ट होता है, एक्टिविटी का जो कॉस्ट होता है उसको कॉस्ट पूल बोलते हैं। तो कॉस्ट पूल लिया, फिर आप ड्राइवर लोगे, ड्राइवर इसका दिया हुआ है, मशीन आवर्स आर 1.5 आवर्स पर यूनिट, तो 500 यूनिट्स का टोटल आवर्स होगा 750। फिर आप रेट निकाल सकते हो, तो रेट अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 135,400 बाई 750 करने से आ रहा है 180.53। फिर इस रेट पर ड्राइवर से आप अपना कॉस्ट निकालोगे, तो वो कैसे आएगा, 180.53। कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हो तो पर यूनिट भी निकाल सकते हो, या फिर आप टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हो तो 180.53 इंटू 750 ही हो जाएगा टोटल कॉस्ट। और कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो 180.53 इंटू 1.5, क्योंकि 1 यूनिट पे 1.5 है, तो वो 270.8 पे ही आके अटकेगा। तो ये लॉन्ग रूट है और ये
एक्चुअली दिस इज एडवाइजेबल व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, when multiple products are there then you should follow this route, but when there is only one product तो सारा overheads तो उसी प्रोडक्ट पे जाना है, तो इसलिए आप जितना भी overheads है उसको आप लेकर कॉस्ट पर यूनिट में कन्वर्ट कर दो बस। तो क्या सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो लॉन्ग रूट से यहाँ पे दिया हुआ है, आप इससे सेकंड वाला करके अपने आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला भी सही है, ठीक। तो ये अपना, इसके बाद ये तो ओवरहेड का कॉस्ट हो गया, बाकी रॉ मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट भी है तो वो भी जोड़ देंगे हम लोग। ये दो मैंने लिखा नहीं था ऊपर में, ये ओवरहेड का ही लिखा था। फिर इसके बाद रॉ मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट भी जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट पूछा है ना, और मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट नीचे में दिया हुआ है। तो इसके साथ आप कह सकते हैं कि आई विल ऑल्सो ऐड रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। तो ये चार कॉस्ट जोड़कर टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का 2 आइटम आएगा। ये देखो यहाँ पे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का 2 आइटम करके आ गया। तो बस लॉन्ग रूट का यूज नहीं है, बट करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से डायरेक्ट भी करने से मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट है PQRS, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, लेबर आवर पर यूनिट है, फिर मशीन आवर पर यूनिट है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट है। तो लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट अपना कॉस्ट शीट में चला जाता है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स में बोल रहा है मशीन ओरिएंटेड से जुड़ा हुआ, फिर ऑर्डरिंग से जुड़ा हुआ, सेटअप से जुड़ा हुआ, स्पेयर पार्ट से जुड़ा हुआ, मटेरियल हैंडलिंग से जुड़ा हुआ, ये सब कॉस्ट है। फिर आपको बोल रहा है कि ये सब ड्राइवर्स दिए हुए, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर, नंबर ऑफ मटेरियल आइटम टाइम्स मटेरियल हैंडल्ड, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स। बोल रहा है सिलेक्ट सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच आइटम ऑफ ओवरहेड एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ABC, कंप्यूट फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द ईच प्रोडक्ट, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सब आ जाएगा, और ABC से ही करना है। बस मेन चीज है सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। तो किसके लिए कौन सा ड्राइवर सेट होगा, मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी के लिए हो जाएगा मशीन आवर्स। अब ये मशीन आवर्स जो दिया हुआ है यहाँ पे पर यूनिट दिया हुआ, आपको टोटल मशीन आवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे आएगा, पर यूनिट इंटू यूनिट्स करके ये टोटल मशीन आवर आएगा, और यहाँ पे टोटल मशीन आवर ड्राइवर बनेगा। ऑर्डरिंग मटेरियल के लिए नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर पर यूनिट में नहीं दिया हुआ, टोटल में दिया हुआ है। सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ सेटअप, नीचे देखो टेबल में दिया हुआ है। एडमिन ओवरहेड फॉर स्पेयर पार्ट्स के लिए नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स, और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल हैंडल्ड। समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, ये सारा जो ड्राइवर मिल गया आपको कैलकुलेशन करना ध्यान है कैसे हम लोग कर देते हैं। हम लोग हमेशा नोट 1 बना लेते हैं जिसमें एक्टिविटी का नाम ले लेते हैं। सिंस यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना, तो वो लॉन्ग रूट से करेंगे, ये वाला फॉर्मेट जो आपको बताया था। मल्टीपल प्रोडक्ट होने से लॉन्ग रूट, एक्टिविटी लिखेंगे, उसका कॉस्ट पूल लिख लेंगे, उसका कॉस्ट ड्राइवर का टोटल लिख लेंगे, ठीक है। टोटल मतलब ये सब जो फिगर्स हैं, चारों प्रोडक्ट का टोटल। फिर रेट निकाल लेंगे, रेट पर ड्राइवर, ठीक है। रेट पर ड्राइवर के बाद फिर हमारे पास 4 प्रोडक्ट है PQRS, तो PQRS में कितना कितना जाएगा वो हम लोग कर लेंगे। ऐसे हर एक्टिविटी का करेंगे, ठीक है। हर एक्टिविटी का रेट पर ड्राइवर के हिसाब से PQRS में कितना जाएगा। तो रेट पर ड्राइवर हम लोग को मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल सेटअप वाला में रेट पर सेटअप आ जाएगा, ठीक है। रेट पर सेटअप आएगा तो इंटू 3 इंटू 18 इंटू 5 इंटू 24 कर करके चारों प्रोडक्ट का सेटअप कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप टोटल सबका कॉस्ट करके, टोटल कॉस्ट करके फिर यूनिट्स से डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। जब मैंने क्लास में कराया होगा तो मैं बहुत बार इंडिविजुअली भी कॉस्ट पर यूनिट निकाल देता हूँ, और अदरवाइज आप टोटल करके भी एक बार में कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। और इसके साथ फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट जो ऊपर में दिया होता है उसको जोड़ देंगे तो अपना कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया ये फ्लो प्रेजेंटेशन। अब आप खाली ये सोचेंगे कि हम आज तक ये सम बनाए नहीं है
और ये प्रेजेंटेशन जो सर ने बनाया इससे मेरा समझ में आ गया और मैं तो कर लूँगा, और इसको आप मेरे अभी समझाने के बाद भी इसको फिल करके देखेंगे नहीं तो भैया आप भ्रम में हैं, भ्रम से दूर रहिए प्लीज़। ठीक है, हम लोग कई बार अपने दोस्तों में बोलते थे कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गाय पालो, चूहा पालो, ठीक है, लेकिन प्लीज़ गलत फहमी मत पालो। ये अपने दोस्तों में बात करते थे। तो अगर आपको ये देख के ऐसा लग रहा है कि आप कर लोगे तो ये आपकी गलत फहमी है। जो पालना है पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे इलस्ट्रेशन 4 है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि देयर आर सो मेनी ओवरहेड्स, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किया हुआ है, वॉल्यूम भी उसका दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 2600 कंपोनेंट्स ऑफ AX15। इसका मटेरियल कॉस्ट है 1,30,000, लेबर कॉस्ट है कितना 2,45,000। फिर बोल रहा है यूसेज ऑफ द सेड बैच आर एज फॉलोज, मटेरियल ऑर्डर्स 26, मेंटेनेंस आवर्स 690, मटेरियल मूवमेंट 18, इंस्पेक्शन 28, सेटअप ये सब दिया हुआ है कितना इसके लिए यूज होगा। तो करना क्या है, कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हमको क्या करना है, बस ये अमाउंट को इससे डिवाइड करके रेट आ जाएगा। तो हमारा जो वो लॉन्ग वर्किंग है ना, वही वर्किंग करना है। रेट यहाँ पे बस सब चीज़ सजा के दिया हुआ, आपको डिवाइड कर करके निकालना है। और फिर जैसा रेट आया उसके हिसाब से आपको बोल रहा है सर्टेन द कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट्स यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो जिसमें मटेरियल और लेबर कॉस्ट हमको मालूम है, ओवरहेड्स का मटेरियल ऑर्डर्स है जैसे 26, तो 26 ऑर्डर्स है तो 26 इंटू रेट होगा। वो रेट कहाँ से मिलेगा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करोगे, यहाँ पे एक रेट आएगा। जैसे मैं एक कर दे रहा हूँ 5,80,000 बाई 1100 करके आ रहा है, जैसे 527.27 आ रहा है। तो 26 इंटू 527.27 ऐसा करके आपको बाकी सबका जैसा यहाँ पे रेट है उसका, जैसे ये मूवमेंट है तो मूवमेंट से मल्टीप्लाई करना, सेटअप है तो सेटअप से मल्टीप्लाई करना, ठीक है 25, ऐसे खोज खोज के मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। और आराम से ये टोटल ले लेना है, दैट्स इट, यही काम है आपका। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में उसी तरीके से किया हुआ है। प्रेजेंटेशन जब करते हो कॉस्ट स्टेटमेंट का तो बेटर होता है मटेरियल लेबर को मिला के प्राइम कॉस्ट दिखा देना चाहिए, फिर ओवरहेड्स दिखाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे टोटल में ही किया हुआ है, यहाँ पे पर यूनिट नहीं पूछा है तो पर यूनिट नहीं किया हुआ है, हो जाएगा, बहुत आसान है ना। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गाय पालो, झप्पी पालो, ठीक है, लेकिन गलत फहमी मत पालो कि बस कभी नहीं किया और बस ये देख के आप सोच रहे हो जाएगा हो जाएगा, आहा आहा आहा। चलो आगे बढ़ते हैं। AML Limited is engaged in production of 3 types of ice cream products: cocoa, strawberry and vanilla. Company presently sells 50,000 units of cocoa at 25 per unit. फिर बोल रहा है स्ट्रॉबेरी 20,000 units at 20 per unit, vanilla 60,000 units at 15 per unit. Demand is sensitive to selling price and it has been observed that every reduction of 1 rupee per unit in selling price increases the demand for each product by 10% to the previous level. बोल रहा है अगर हम 1 रुपया प्राइस गिराएंगे तो 10% से डिमांड बढ़ जाएगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिख के देखें कोको, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, जैसे हम पढ़ते समय समझ जाते कि कुछ वर्किंग का स्कोप है, ठीक है, तो व्हाट वी डू इज इमीडिएटली वी ट्राई टू डू द वर्किंग। ये नहीं कि पूरा पढ़ेंगे फिर ही वर्किंग करेंगे, उससे क्या होता है फिर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो कंपनी सेल्स 50,000 यूनिट्स ऑफ कोको एट 25, तो 25 पे 50,000। स्ट्रॉबेरी का क्या बोल रहा है 20 रुपया करके 20,000 यूनिट्स। वेनिला का क्या बोल रहा है 15 रुपया करके 60,000 यूनिट्स। इज इट ओके? डिमांड इज सेंसिटिव टू प्राइस और 1 रुपया रिडक्शन करोगे 24, तो पिछला का 10% बढ़ जाएगा, 55 तक पहुंच जाएंगे।
और इस तरह से कैपेसिटी है 60-500 ऑफ कोको, 2400 ऑफ स्ट्रॉबेरी और 72-600 ऑफ वैनिला, तो भी 55,000 हुआ। 23 करेंगे तो इसका 10% बढ़ जाएगा तो 6500 आ जाएगा। 20 का 19 करेंगे तो 22 आ जाएगा। फिर 18 करेंगे तो 22 का 10% बढ़ा के 24,200 आ जाएगा। फिर 14 करेंगे तो 66 आ जाएगा। 13 करेंगे तो 72,600 आ जाएगा। तो मतलब कैपेसिटी रीच करने के लिए ये प्राइसेस होंगे। और फिर बोल रहे कंपनी मार्क्स अप 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो टोटल कॉस्ट में 25% जोड़ के प्राइस निकाला गया है। फिर मैनेजमेंट डिसाइड्स टू यूज एबीसी एनालिसिस। इसके लिए हम लोगों के पास एक्टिविटी वाइज कुछ कॉस्ट है और उसका रेट ही दिया हुआ है। वेरी गुड। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट में मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट दिया हुआ है, तो इससे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। और बाकी नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिया हुआ है, तो उसके लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट है, तो इसका काम हो जाएगा। डिलीवरीज नंबर ऑफ डिलीवरीज पे डिपेंडेंट है, इसका काम भी हो जाएगा। फिर शेल्फ स्टॉकिंग दिया 199 पर आवर, तो शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स दिया हुआ, इसका भी काम हो जाएगा। और ये 1.1 पर यूनिट सोल्ड है, तो यूनिट सोल्ड मालूम ही है, तो उसका भी काम हो जाएगा। ट्रेडिशनल सिस्टम में हम लोग स्टोर सपोर्ट कॉस्ट 30% पे चार्ज करते थे। अब करना क्या है आपको, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट अंडर एबीसी आपको बताना है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है आप सोच लो, बस इसमें यही मेन वर्किंग नोट है कि आपने प्राइस पता कर लिया। अब ट्रेडिशनल में अगर हम जाएंगे तो हम डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे, प्राइम कॉस्ट आएगा, और ट्रेडिशनल में सारा कॉस्ट ओवरहेड्स का 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट के हिसाब से चार्ज कर देना है। और आपका कोको, स्ट्रॉबेरी, वेनिला 3 प्रोडक्ट है, तीनों का आप निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट आएगा। फिर इनटू यूनिट्स आप कैपेसिटी वाला जो है ये वाला यूनिट्स रखोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक। अब एबीसी में जब जाएंगे तो कैसे करेंगे सर, आप बहुत फटाफट कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं, आप प्लीज़ रुक जाइए। अगर आप मेरे साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं, आप खाली फॉलो कर लीजिए। फिर जब मेरा ये सम हो जाए तो स्टॉप करके फिर आप अपना जो करना है कर लीजिए। और राय ये है कि अगर इसको एक बार भी नहीं किया हुआ है तो पूरा करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये हमारा एडवाइस है आपके लिए। तो आप अगर ये सोचेंगे कि मैं धीरे धीरे करूँ आपके हिसाब से, तो मेरे को तो आपका स्पीड मालूम नहीं है, तो ये कंटेंट कितना बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे इतना बड़ा हो गया, अब हम कैसे रिवाइज करेंगे, हम तो देखेंगे ही नहीं, देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे। हमको फास्ट तो करना ही पड़ेगा ना। जब आपको लगेगा कि अरे 50 मिनट में, 40 मिनट में, आधा घंटा में एक चैप्टर हो रहा है, तो आपको लगेगा वाह ये कर लेते यार, कुछ फटाफट में काम हो जाएगा, तो आप घुस तो जाओगे कम से कम। सीधा सा चीज है यार। प्राइम कॉस्ट के बाद अब बाकी 4 कॉस्ट जो है, ऑर्डरिंग, डिलीवरी। अब क्या है ना, ये चक्कर क्या है, देखो यहाँ पर मटेरियल और वेजेस प्राइम कॉस्ट ऐसे पर यूनिट पे दिया हुआ है, बट अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे सब टोटल में आएगा। तो इट इज बेटर कि आप एक वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट में ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये सब जो दिया हुआ है, डिलीवरी कॉस्ट, शेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट, ये जो दिया हुआ है, इन सब का रेट हम लोग को मालूम है। फिर कोको, स्ट्रॉबेरी, वेनिला का रेट इनटू ये ड्राइवर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे, ये रेट लिखोगे और इनटू ड्राइवर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका चारों का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये चारों का अमाउंट आ जाएगा। फिर इसको टोटल करके आप यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना, और उस कॉस्ट पर यूनिट को फिर अपना मेन स्टेटमेंट में यहाँ पे ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट बोलकर बैठाना, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। और फिर आप अपना यूनिट से मल्टीप्लाई करना तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन में ना बस ध्यान देना कब आपको पर यूनिट बोल रहा है, कब आपको टोटल बोल रहा है। कुछ नहीं बोले तो दोनों दिखाना चाहिए। अगर खाली बोला कॉस्ट दिखाओ तो पर यूनिट और टोटल दोनों दिखाना चाहिए। तो आपको फ्लो में समझा पाया क्या करना है, ट्रेडिशनल में क्या करना है यहाँ पर, और फिर नोट क्यों बनाना है, क्योंकि ये पर यूनिट पे दिया हुआ है ना, तो ओवरहेड भी फिर पर यूनिट पे दिखा के लास्ट में टोटल करना सही है। अब ओवरहेड को अगर यहीं पे करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करके टोटल में आएगा, फिर एक एक को पर यूनिट पे लेना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप एक वर्किंग नोट में काम करके आ जाएं। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट है, लेबर आवर पर यूनिट, मशीन आवर पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है,
वॉल्यूम इन यूनिट्स दिया हुआ है। लेबर कॉस्ट बोल रहा है एट द रेट 8 पर आवर है, तो ये एट द रेट ₹8 पर आवर है, तो लेबर कॉस्ट भी आ जाएगा इससे पर यूनिट पे, ठीक है, 8 रुपये से मल्टीप्लाई करके। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर रेट बेसिस, मतलब ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग चल रहा है यहाँ पे मशीन आवर रेट के हिसाब से। द रेट फॉर द पीरियड इज 18 पर आवर, ये जो है ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 18 रुपया के हिसाब से, तो ओवरहेड रेट आप बोल सकते हैं 18 रुपया पर आवर के हिसाब से ट्रेडिशनल में चला रहा है। फर्दर एनालिसिस किया तो कॉस्ट रिलेटेड टू सेटअप मशीनरी मटेरियल हैंडलिंग इंस्पेक्शन मिला के टोटल ओवरहेड ऐसे आया, बट ये परसेंट में दिया हुआ है, तो जो टोटल ओवरहेड आएगा उसको फिर स्प्लिट करके कॉस्ट पूल पता किया जाएगा। कॉस्ट पूल मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, जो अभी तक हर क्वेश्चन में दिया हुआ था, अभी आपको खुद से पता करना पड़ेगा। तो ये 100% वाला अमाउंट कहाँ से आएगा, ये 18 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से जब आप टोटल मशीन आवर्स ले लोगे, मतलब ये तो पर यूनिट का मशीन आवर है, तो इंटू वॉल्यूम करके टोटल मशीन आवर्स आएगा, इंटू 18 करोगे तो टोटल ओवरहेड आएगा, उसको स्प्लिट कर दोगे। फिर सबका अपना ड्राइवर दिया हुआ होगा, XYZ के लिए नंबर ऑफ सेटअप, तो सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप मिल गया, ठीक है। रिलेटेड टू मशीनरी के लिए मशीन आवर्स बैठ जाएगा, मटेरियल हैंडलिंग के लिए मटेरियल मूवमेंट बैठ जाएगा, और इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ड्राइवर्स मिल गए। अब करना क्या है, कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग कन्वेंशनल एंड कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग ABC। तो कैसे करेंगे, कन्वेंशनल का अगर हम बोले तो कन्वेंशनल का यहाँ पे कैसे होगा, अपने पास कितने प्रोडक्ट है XYZ, करेक्ट। फॉर्मेट समझो पहले, डायरेक्ट मटेरियल, फिर है डायरेक्ट लेबर। मटेरियल तो गिवन है तो उसका तो अपन को कुछ करना नहीं है। लेबर का कैसे आएगा, 8 रुपीज़ पर आवर इंटू लेबर आवर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मटेरियल के बाद लेबर आएगा। फिर इसके बाद आएगा प्राइम कॉस्ट, इसके बाद आएगा प्राइम कॉस्ट, समझ गए, इसके बाद आएगा प्राइम कॉस्ट, इसके बाद क्या आएगा, ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में क्या बोला हुआ है, 18 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से, तो 18 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से मशीन आवर पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरहेड्स का फिगर आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो ये एकदम इजी है, कन्वेंशनल वाला हो गया, फॉर्मेट बना दिया, वैल्यू भरना है। अब ABC के हिसाब से जब चलेंगे तो मटेरियल लेबर प्राइम कॉस्ट सेम रहता है, वहाँ तक कोई चेंज नहीं है, बस ओवरहेड में चेंज है। तो ओवरहेड के लिए प्रेफर्ड होता है जब पर यूनिट करना है, यहाँ पर स्टेटमेंट पर यूनिट पे बनाना है, तो अपने को एक वर्किंग नोट बनाना चाहिए, जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। तो वर्किंग नोट का फॉर्मेट क्या है, एक्टिविटी होगी, कॉस्ट पूल होगा यानी एक्टिविटी का टोटल कॉस्ट, फिर कॉस्ट ड्राइवर होगा, क्या होगा, कॉस्ट ड्राइवर, फिर उसका रेट पर ड्राइवर होगा, फिर उस रेट के हिसाब से XYZ में टोटल अमाउंट कितना एलोकेट होगा वो निकालना है, इतना फॉर्मेट में डालना है। अब एक्टिविटी का नाम तो अपने को मालूम है, जैसे 1 2 3 4 है, सेटअप मशीनरी वगैरह वगैरह आपको दिख रहा है, सेटअप मशीनरी में बाकी 2 में टिक मार रहा हूँ। अब कॉस्ट पूल में मेन चैलेंज है यहाँ पे कि ये क्या होगा, तो वो कैसे आएगा देख लो। जैसे अपने को एक वर्किंग करनी पड़ेगी टोटल मशीन आवर्स, ठीक है, टोटल मशीन आवर्स कितना आएगा, 3.5 इंटू 3.5, 2 इंटू 2250, 5 इंटू 6000, ऐसे करके ये टोटल मशीन आवर्स आएगा। इस टोटल मशीन आवर्स को जब इंटू 18 करोगे तो टोटल ओवरहेड्स आएगा। ये टोटल ओवरहेड्स आपका यहाँ पर 100% पे बैठेगा और उसके हिसाब से ये चारों में स्प्लिट होगा। समझ गए क्या आप, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और भी बढ़िया, समझ में आया तो भला, नहीं आया तो और भी भला। तो ये टोटल कितना आ रहा है देख रहा हूँ मैं मशीन आवर्स का, 3.5 इंटू 3500, 2 इंटू 2250, 5 इंटू 6000, 46,750 आ रहा है। तो इंटू 18 कर दूंगा तो टोटल ओवरहेड आ गया 841,500। तो ये टोटल ओवरहेड 841,500 बैठ गया। अब इन चारों में स्प्लिट करना है बेस्ड ऑन दिस परसेंट, 30, 25, 22, 23। तो इस चारों का अमाउंट आ जाएगा और फिर ड्राइवर का टोटल्स यहाँ से मिल जाएगा, ये सब जो टोटल्स है, ठीक है। तो ड्राइवर का टोटल मिल गया और फिर रेट आ जाएगा, फिर सब प्रोडक्ट में कितना कितना यूज़ हो रहा है, ये रेट के हिसाब से XYZ में कितना कितना यूज़ हो रहा है, 65, 110, 485 लाइक दिस, सब में एलोकेट होगा, टोटल आएगा।
फिर ये टोटल कॉस्ट जो आएगा उसको यूनिट से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट बनेगा। अब ये कॉस्ट पर यूनिट आपका अल्टीमेटली इस ओवरहेड में बैठ जाएगा। यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दोगे। ये प्रेजेंटेशन होता है। अब हर सब में ऐसे ही चलता है, बस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यही है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे चलता है, बस यही चलता है, लेकिन और एग्जाम में आता है, हाँ, छोड़ने का नहीं है। अब यहाँ पे जैसे भी किया हो आई डोंट नो, बट आंसर वही आएगा घूम फिर के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये विकास एसोसिएट्स, अ फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ऑफर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। नहीं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग एक है, टैक्सेशन एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये टैक्सेशन दूसरा है, थर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो 3 सर्विस है, मतलब 3 तरह का प्रोडक्ट हो गया। ईच सर्विस इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बिलेबल आवर्स। चार्ज कैसे करते हैं? नंबर ऑफ बिलेबल आवर्स। बिलेबल आवर्स दिया होगा, एवरेज चार्ज पर बिलेबल आवर इज 500। तो ये सर्विस चार्ज है, एक तरह से सेलिंग प्राइस है। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च द फर्म प्रोजेक्ट्स द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो 3 सर्विस का डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज लाइक मटेरियल लेबर टाइप्स, डायरेक्ट कॉस्ट आ गया। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में प्लानिंग, रिव्यू, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, प्रोफेशनल सैलरीज, बुक्स, सेमिनार्स एंड पीरियोडिकल, प्रोग्रामिंग कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अंटिल 31 मार्च 21 द फर्म हैज बीन एलोकेटिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिलेबल आवर्स। अभी तक तो हम लोग कन्वेंशनली बिलेबल आवर्स पे एलोकेट कर रहे थे। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 it was decided to introduce a system of activity based costing to capture the indirect cost more accurately and following data were gathered accordingly। तो और भी डिटेल्स गैदर किए गए, बिलेबल आवर्स के अलावा ये सब डिटेल्स भी पता लगाए गए। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशनल, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी। फिर कंपेयर करना है ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। फिर बोल रहा है सजेशन दो फॉर इंप्रूविंग द बिलेबल चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी अज्यूमिंग द सेम रेट ऑफ मार्जिन ऑफ 66.667% ऑन टोटल कॉस्ट। तो ये खाली समझने का है मेन, बाकी तो फिर मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बस नया इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट सर्विस दिया हुआ है। तो जैसे अगर हम पहले कन्वेंशनल का फॉर्मेट बनाएं, कन्वेंशनल में कैसे होगा? कन्वेंशनल में आपके पास 3 सर्विस है, अकाउंटिंग, टैक्स और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट कॉस्ट पहले पूरा लिख दोगे आप। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ऑन द बेस ऑफ बिलेबल आवर्स डालते हैं। तो 50 लाख हम लोग का यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ, रुपीज इन लैक्स है 50 लाख। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का 50 लाख टोटल है। और टोटल बिलेबल आवर्स आप देखो, बिलेबल आवर्स टोटल आ रहा है 55, 35 और 10 जोड़ देंगे तो 1 लाख आ रहा है। तो 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 50 रुपया पर आवर हो गया, ये ओवरहेड रेट पर आवर आ गया। और उसके हिसाब से तीनों में इनडायरेक्ट कॉस्ट एलोकेट हो जाएगा, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर रेवेन्यू आ जाएगी। रेवेन्यू कैसे आएगी? क्योंकि 500 रुपया पर आवर यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो एट द रेट 500 रुपया पर आवर के हिसाब से रेवेन्यू डाल देंगे तो ये हमारी प्रॉफिट आ जाएगी। ये हम रेवेन्यू डाल देंगे तो ये हमारी प्रॉफिट आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हमारी क्या आएगी? प्रॉफिट आ जाएगी। कन्वेंशनल खत्म हुआ। कन्वेंशनल के बाद फिर है आपका एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अकाउंट्स है, टैक्स है और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। अकाउंट्स है, टैक्स और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। इसमें डायरेक्ट कॉस्ट, इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट जैसा है वैसा ही आएगा। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए आपको सिंस यहाँ पे पर यूनिट नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। जब पर यूनिट करना होता है ना, बेटर वर्किंग नोट के वाया हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। आपको सबका वो पता होना चाहिए कि क्या कॉस्ट ड्राइवर है। जैसे प्लानिंग एंड रिव्यू, प्लानिंग एंड रिव्यू के लिए कुछ नहीं बोला तो हम लोग बिलेबल आवर्स पे डाल देंगे। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का ईडीपी आवर्स। ईडीपी क्या होता है सर? ईडीपी होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आवर्स, ठीक है। सीईपी का हमको नहीं पता क्या बोलना चाह रहा है, कंप्यूटर से कुछ जुड़ा हुआ होगा। प्रोफेशनल सैलरीज का प्रोफेशनल्स के हिसाब से आ जाएगा। बुक सेमिनार का बुक सेमिनार्स बांट के दिया हुआ है। फिर आपका प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामिंग आवर्स पे आ जाएगा। बिल्डिंग कॉस्ट का स्क्वायर फीट दिया हुआ है। फिर जनरल एडमिन का नंबर ऑफ क्लाइंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, तो उससे आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों का सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपका जो जो कॉस्ट का नाम है उसका रेशियो में ही बांट दो, ठीक है। रेशियो यूज कर लो। यू डोंट नीड टू फाइंड आउट द रेट पर ड्राइवर,
ठीक है, इसका फायदा क्या है कि जब टोटल में ही खाली निकालना है ना, तो रेट पर ड्राइवर निकालने का दरकार नहीं है। आप ऐसे रेट निकाल के भी कर सकते हैं, बट रेशियो में बांट के करेंगे तो और फास्ट हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, फिर रेवेन्यू मालूम है 500 रुपया पर आवर करके, तो फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर कैसे किया हुआ है, प्रॉफिट तक निकाला हुआ है, फिर इसको कंपेयर किया है यहां पर इनडायरेक्ट कॉस्ट और प्रॉफिट्स को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी कंपेयर किया और प्रॉफिट्स को भी कंपेयर किया है। तो ये दिख रहा है कि जितना से इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, उतना से ही प्रॉफिट पे असर आ रहा है, बिकॉज मटेरियल और लेबर यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो तो सेम है। ठीक है, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सजेशन। तो सजेशन हम क्या दें, इसके लिए एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एनी सजेशन फॉर इंप्रूविंग द बिलिंग चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी अज्यूमिंग द सेम रेट ऑफ मार्जिन ऑफ 66.67% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो इंप्रूविंग द बिलिंग चार्ज पे कुछ कमेंट्स चाहिए, सजेशन देना है। अज्यूमिंग द सेम रेट ऑफ मार्जिन ऑफ 66.67% ऑफ टोटल कॉस्ट, इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट जो एबीसी से आया उसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। वो कितना आया, कहां मिलेगा, ये रहा, वो ये है, राइट। तो इसको आप कॉस्ट पर आवर में कन्वर्ट कर लो, ये टोटल कॉस्ट को पर आवर पे कन्वर्ट कर लो। ऑलराइट, क्या करोगे, कॉस्ट पर आवर पे कन्वर्ट कर लोगे, जो कि आ रहा है ये फिगर्स। अब उस पे 66.67% जोड़कर रेट निकालो। तो उस पे 66.67% जोड़ा और रेट निकाला, और रेट को राउंड ऑफ करके जबरदस्ती रख दिया, बट राउंड ऑफ का दरकार नहीं है। तो इससे समझ में आया कि अगर इतना प्रॉफिट कमाना है कॉस्ट पे 66%, तो आपको ये वाला रेट्स चार्ज करना चाहिए। अभी आप फ्लैट रेट चार्ज कर रहे 500, तो उससे ये मार्जिन नहीं आएगा। समझ में आया आपको, बस यही है। तो सजेशंस क्या है कि द रेट ऑफ accounting should be this, taxation should be this, and management consultancy should be this. Is it okay? हाँ, yes. इस बात से एक चीज याद दिला दें आपको, आप लोग जब कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो ना, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप में क्या खूबियां आ गई है। हाँ, एकदम सही बात है। आपको लगता है बस हम अकाउंटेंट बन गए, अब कोई भी बस भैया भगवान मेरे को जॉब दिला दे, कोई भी जॉब दिला दे, मेरे परिवार का तकलीफ दूर हो, मैं किसी से पैसे ना मांगू, मैं अपने शौक पूरे करूं, मैं आईफोन लूं, मैं गाड़ी लूं, मैं घर लूं, मैं अपने लिए अच्छे कपड़े लूं, जूते लूं, भाई बस उसी में लगे हुए हो गए। या फिर मैं वो सब ना लूं तो मेरे घर में कोई तकलीफ ना आए, भाई खाना पीना का इतना स्ट्रगल था, इतना पढ़ाने का स्ट्रगल था, बाप रे बाप, अब देखा नहीं जाता, बस अब जॉब मिल जाए। अब वो जॉब में आपको जो भी अमाउंट दे रहा है, बस आपका अमाउंट पे फोकस है, आपको ये नहीं पता है कि आप उस जॉब को करके क्या बनोगे। यस गाइस, नोट कर लीजिए मेरी बात को, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बनोगे। यस, अब ये आपको बता देते हैं कि आप जिस फील्ड में जॉब करने लगोगे, आप वही बनने लगोगे। तो अगर आप 10 साल कोई जॉब कर लिया, उसके बाद आप सोचोगे कि हम ये नहीं करके वो कर ले, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आज मैं 15 साल से पढ़ा लिया, तो अब मैं कहीं कॉर्पोरेट में जाऊंगा, मेरे को कोई सीएफओ बनाएगा, उसका बहुत रेयर चांस है। वो बोलेगा कि आप 15 साल तक पढ़ाए हैं, तो आप मेरे यहाँ पे भी कोई पढ़ाने का काम कर लीजिए, उसका चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप जिस तरफ जॉब करना है, जिस तरफ जॉब करना है, ये सोच समझ के जॉब करना है, ऐसा नहीं कि बस जॉब करना है, क्योंकि आप वही बन जाओगे। तो ये इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप लोग कई बार सीए फर्म में काम किए हुए होते हैं, तो आपको टैक्स आ जाता है, अकाउंट्स आ जाता है, तो आप टैक्स अकाउंट्स में रह जाते हो, बट आप एक डोमेन अपना भूल जाते हो, जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जो स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि यू कैन बिकम मैनेजमेंट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब अनफॉर्चुनेटली इसके जो जॉब्स हैं वो लिमिटेड हैं। यस, इसका कोई डोमेन जो है ना, वो हर जगह बनाया हुआ नहीं है, तो नॉर्मली ये पॉपुलर नहीं है, बट ये
इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है कि मतलब आपको लगेगा कि ये अगर मिल गया तो हम तो गंगा नहा लिए। मतलब इसका पे पैकेज इवेंचुअली जाके 25 लाख 30 लाख जैसा होने लग जाता है। मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट भी इसके लिए कॉम्पिटेंट है। इसमें नॉर्मली आज तक कंपनियां ये समझती है कि IIM पास आउट MBA को ही लेना है। अब थोड़ा सा चेंज आया कि कुछ CAs को लेने लगे, बट CA टॉप 10 रैंक्स को ही प्रेफर करते हैं। और CMA वाले मेरे हिसाब से ट्राई नहीं करते, तो उनका भी टॉप 10 रैंक को वो लोग लेने लगे। अगर आप ट्राई करें, अप्लाई करें, CA वाले अप्लाई करते हैं, उनके पास घर बैठे नहीं आता है, तो CMA वाले भी अप्लाई करेंगे तो वो जॉब मिल सकता है, क्योंकि नॉलेज दोनों का एट पार है। नॉलेज में आप लोगों का कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि बस मेरे को तो कोई भी जॉब मिल जाए, मेरे को तो PSU मिल जाए, आपको यही लगता है तो आप उधर ही जाते हो। तो लोग भी यही सोचते हो, लोग तो वही जाएगा, इन लोग का यहाँ पे जगह का है। बट आपका जगह वहां पे भी बन सकता है, क्योंकि आप में कोई भी पोटेंशियल की कमी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैंने अपने बैच में SFM पढ़ाते समय बच्चों को मोटिवेट किया, ठीक है। तो एक बच्चे ने जाके HSBC में अप्लाई कर दिया। अभी कोई अप्लाई करता नहीं है, और HSBC में वही क्वेश्चन किया कि एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप मेरे लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रेफर करते हैं, हम समझते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सब आता होगा। तो उस बच्ची थी कि बच्चा था, मेरे को नहीं मालूम, उसने एक बात बोली जो मैंने उसको बोला कि सर CA और CMA में कोई डिफरेंस नहीं है। जितना सिलेबस उनको पढ़ाया जाता है उतना हमें भी पढ़ाया जाता है, इनफैक्ट हमें ज़्यादा पढ़ाया जाता है हर सब्जेक्ट में। तो नॉलेज वाइज हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट कि आपने हमें इवेल्युएट ही नहीं किया कभी। तो इस बात को प्रूव करने के लिए उसने 2-4 ऐसे सवाल पूछ लिए जो फाइनेंस एरिया के थे। तो वो जवाब वो बच्ची फड़ करके दे दी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मैं उसको बोला कि भाई तू अपना एक वीडियो बना के भी दे, बट वो शर्मा गया या शर्मा गई, जो भी है व्हाटएवर। वो बोले नहीं सर, ये वो है ना तेना। बट उसने एक व्हाट्सएप किया था मेरे को, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, भी देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप अगर मिल जाए तो मैं नॉर्मली सब व्हाट्सएप डिलीट नहीं करता। तो आप ट्राई नहीं करते तो आपको जगह नहीं मिलता, तो आप बैठे रह जाते हो। जो मिलता है बस उसी में जिंदगी काट रहे होते हो, ठीक है। एट द एंड आपको बस यही लगता है कि PSU ही शायद मेरा फॉर्च्यून है। बट ऐसा नहीं है, आप कोई भी जगह जा सकते हैं। जहां पर भी फाइनेंस है आप हर जगह जा सकते हैं। MBAs को भी आप बीट कर सकते हैं। खाली आपको अपना प्रेजेंटेबिलिटी बनाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और आपको ये देखना है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। बस ये 3 क्वालिटी और ले आइए। ये देखो, अब मैं बताता हूँ, मिल गया मैसेज। गुड इवनिंग सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। आप जो SFM पढ़ाए उससे मेरी पर्सनैलिटी में बहुत वैल्यू एडिशन हुआ है। मैं अगस्त 2023 से ट्राई कर रही थी HSBC में इंटर्नशिप का, बट लैक ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस की वजह से रिजेक्ट हो रही थी बार बार। आपका SFM क्लास करने के बाद खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, तो फिर जब इंटरव्यू दिए तो सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आपका पढ़ाना बस बुकिश एंड सम्स तक लिमिटेड नहीं था। आपका दिया हुआ सारा एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए थे इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस के आंसर में। थैंक यू, आपके वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैंने पूछा क्या क्वेश्चन पूछा गया, बोला म्यूचुअल फंड क्या होता है, NAV क्या होता है, हेज फंड क्या होता है, फ्यूचर फॉरवर्ड क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, थोड़ा सा अकाउंटिंग पूछा। दे ऑल्सो आस्क्ड मी, यूजुअली कॉस्ट अकाउंटेंट्स तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जाते हैं, तुम क्यों इसमें सिक्योरिटीज एंड मार्केट में आ रही हो। सो आई रिमेंबर दैट यू टोल्ड CMA आर अंडररेटेड एंड पीपल थिंक दैट दे कैन डू इज ओनली कॉस्ट अकाउंटिंग, बट वी आर टॉट सो मच मोर देन द अकाउंटिंग, and security and market is something that fascinates me, so I chose to go for it. Do not put all eggs in one basket. ये लाइन भी बोल दिए थे पोर्टफोलियो के एक्सप्लेनेशन में, तो ये बोला तो सर हो गया। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए भी तैयार हो सकते हो। अब आपको थोड़ा तो
डिगिंग करना पड़ेगा ना, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनीज कौन सी होती है, उनका पे पैकेज आप देखो, उसका जॉब प्रोफाइल देखो। और एक बार आदमी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रोल में 5 साल काम कर लिया, ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, ठीक है, गवर्नमेंट पीएसयू का मैं नहीं जानता हूं, ठीक है, उनका प्रोसेस में मैं नहीं जानता, बट वो सब आपको टानने लगती है और वहां पे अथाह पैसा, वो लोग आपको किस रोल पे ले जाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में 5 से 10 साल शायद काम किया होगा, अब वो अबू धाबी में है, ठीक है। जब पहला 5 से 10 साल था ना, उसका लाइफ क्या था, वो मंडे टू फ्राइडे रहता था कोई कंट्री में, सैटरडे संडे होता था कैलकाटा में घर में, फिर मंडे टू फ्राइडे कोई दूसरा कंट्री में, सैटरडे संडे तो ग्रुप्स में आता था, एनीवन इन दुबई, एनीवन इन लंदन, एनीवन इन स्विट्जरलैंड, एनीवन इन फलाना ढिमका, ऐसे ऐसे मारता था हम लोग को। और अभी जाके जब एक बार आप उतना लेवल पे काम कर लेते हो ना, तो आपके ऊपर फेथ बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आने लगता है। तो अबू धाबी में एक सिटी बन रहा है, नियोम, आप गूगल करिएगा, नियोम सिटी का प्रोजेक्ट में उसको ले लिया गया, सोचो। तो वो लेवल आपका आएगा कैसे, आप खाली बैठ के खाली कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे और जाकर सीधा सोच रहे कि मैं तो बस पीएसयू में कोई जॉब पा जाऊं, कैंपस में मेरा कहीं हो जाए। क्लैरिटी नहीं है, क्या करेगा बच्चा। लाओ जगाओ अपने अंदर के उस हनुमान को और पार कर जाओ लंका। समझे मैं क्या बोल रहा हूं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये तो हो गया था ना, हाँ यस। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, प्रिसीजन ऑटो के पास 2 कंपोनेंट है, ए बी, और उसका मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, ओवरहेड्स 400% ऑफ लेबर है। तो ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से ऑलरेडी करके सब दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्वांटिटी सोल्ड बता रहा है दोनों का, यूनिट प्राइस बता रहा है, सेल्स कितना आया दोनों का ये बता दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स 281 के हिसाब से बता दिया। दोनों प्रोडक्ट का बोल रहे हैं सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। Company's marketing manager, after attending a workshop on ABC, challenges the accountant's figures. Nearest competitor's price for the 2 products are 330 and 275. मतलब कॉम्पिटिटर इसका प्राइस ज्यादा रखा हुआ है, इसका कम रखा हुआ है, और हम लोगों का उल्टा चल रहा है। And if the company can match competitors' prices, it can sell 75,000 numbers of each of the 2 products. अभी हम लोग एक का ज्यादा बेच रहे, दूसरे का कम बेच रहे हैं, बट हम दोनों का 75,000 बेच पाएंगे। The production manager confirms that he can produce this product mix with the existing facility. और वो बन भी जाएगा। तो मैनेजमेंट एंगेजेस यू एज अ कंसल्टेंट। ये रहा आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंट का रोल आ गया। देखो कंसल्टेंट बना रहा है आपको क्वेश्चंस, आप तो वैल्यू समझते ही नहीं क्वेश्चन का, आप सोचते बस सॉल्व करना है, निकलना है, बस पार होना है। और जब पार हो जाते हो उसके बाद सब भूल जाते हो, पूरा पढ़ाई ब्लैंक हो जाता है आपका। सो अब हम क्या करें, इतना पढ़ा है क्या तुमको 4 साल तक, अब हम क्या करें। कोई भी जॉब मिल जाएगा, कितना मिलेगा, क्या टाइम मिलेगा, कितना टाइम खटना होगा, सैटरडे संडे छुट्टी है, बस वहीं तक दिमाग रुका हुआ है। क्या होगा दुनिया का। मेरी बात को दिल पे लेना हो तो ले लेना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम लोगों में। खैर आगे बढ़ो। And the following facts have been identified by you. Product A undergoes 5 operations and product B undergoes 2 operations by subcontractors, although the total subcontracting charges are same for both the products. फिर बोल रहा है 75% of overhead is accounted for under 3 major heads relating to subcontracting operations. मतलब 75% of overheads, जैसे ये overhead amount दिया हुआ ना 96, तो 96 का जो 75% है वो बोल रहा है सब कॉन्ट्रैक्टिंग से जुड़ा हुआ। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग में 3 काम है, ऑर्डरिंग, इंस्पेक्शन, मूवमेंट, टू एंड फ्रॉम सब कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क। सब कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना आना करते हैं, तो ये 3 काम होता है और उसका कॉस्ट 75% है, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन 5-2 के हिसाब से चलता है। फिर प्रिपेयर और रिवाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट टू फाइंड आउट इफ मार्केटिंग मैनेजर प्रपोजल इज वायबल, ठीक है।
सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आप पहले आप टोटल ओवरहेड्स ले लो। टोटल ओवरहेड्स कैसे आएगा, ये आएगा 96 रुपीज आपका दिया हुआ है इनटू आपका करंट में 147 150 यूनिट्स है, तो ये टोटल ओवरहेड्स यहाँ पे आएगा 141 26 400, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें दो ही एक्टिविटी है, एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाली है 75% और एक अदर मान ली जाएगी 25%, तो ये 75-25 में ये स्प्लिट हो जाएगा। तो 141 26 400 का 75% करेंगे तो ये आ रहा है 10594800, और यहाँ पे जो अमाउंट आना है जोड़कर ये टोटल आ जाएगा। ये कॉस्ट पूल बन गया हमारा। कॉस्ट पूल बन गया तो इसके बाद हम लोग कॉस्ट ड्राइवर लेंगे। कॉस्ट ड्राइवर कैसे आएगा, कॉस्ट ड्राइवर कैसे आएगा, हाउ विल द ड्राइवर कम। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए बोला है 5 ऑपरेशंस और 2 ऑपरेशंस, तो ये नहीं लिखा है कि ये टोटल है कि पर यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग इसको ये मान सकते हैं कि ये पर यूनिट है, तो टोटल ऑपरेशंस कितने होंगे 5 इंटू 75,000 प्लस 2 इंटू 75,000 करके आएगा। तो 5 और 2 से कितना आ रहा है, 5 इंटू 75,000 आ रहा है 375, और ये आ रहा है 150, तो दोनों मिला के आ रहा है 525। तो इन दोनों को डिवाइड करके रेट आ जाएगा 10594800 डिवाइडेड बाय 525 करके रेट आ रहा है 20.18, ठीक है। तो रेट इज कमिंग पर ऑपरेशन 20.18, समझ में आ रहा है, 20.18 इज पर ऑपरेशन। और इस 25% का जो भी आएगा वो कॉस्ट ड्राइवर होगा हमारा, वो हमारा कॉस्ट ड्राइवर होगा। रिमेनिंग कुछ बोला नहीं है तो वो यूनिट्स बना देंगे, 1.5 लाख यूनिट्स, 75,000 मिला के 1.5 लाख यूनिट्स, तो वो हमारा कॉस्ट ड्राइवर बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे भी रेट आ जाएगा। अब इन रेट के हिसाब से आप कॉस्टिंग करेंगे अपने दो प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट ए भी है, उसका हम लोगों को कॉस्ट में मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस सेम है, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। बट ओवरहेड्स का हम लोग जब लेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग और अदर्स लेंगे ना, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का 20.18 पर ऑपरेशन है, तो इसमें लग रहा है 5 ऑपरेशन, इसमें लग रहा है 2 ऑपरेशन, और अदर का तो रेट पर यूनिट ही आएगा। अगर आप उसको भी निकाल लोगे, मान लीजिए हम यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं आपके लिए, तो 35 31 600 है, इसको डिवाइडेड बाई अगर हम 1.5 लाख कर रहे हैं तो 23.54 आएगा, और ये 23.54 दोनों में बैठ जाएगा। तो इस तरह से कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिवाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट टू फाइंड आउट इज द मार्केटिंग मैनेजर्स प्रपोजल इज वायबल। तो टोटल कॉस्ट हम लोगों का आ गया, और प्राइस हम लोगों का क्या दिया हुआ है, कॉम्पिटिटर्स प्राइस अगर हम मैच कर जाएं तो ये प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा, तो प्रॉफिट पर यूनिट आएगा तो आप टोटल प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, ठीक। सो यहां पर टोटल प्रॉफिट देखो इस तरह से निकाला हुआ है, और पहले जो प्रॉफिट आ रहा था वो कितना आ रहा था वो देखना पड़ेगा आपको। पहले जो प्रॉफिट आ रहा था वो इतना था, अब नया प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है वो देख लेना पड़ेगा इन दोनों को मिला के। अगर बढ़ रहा है तो वायबल है, घट रहा है तो वायबल नहीं है। समझ में आया आपको कैसे किया मैंने। तो इसमें मेन ट्विस्ट क्या है कि जब टोटल ओवरहेड निकाल रहे हो आप तो पुराना यूनिट से निकाल रहे हो, और जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हो आप, जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हो आप, तो आप नया यूनिट्स 75,000 से कर रहे हो। और नेक्स्ट क्या है, 5 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन के लिए कुछ लिखा नहीं है, तो ये हम पर यूनिट मानेंगे कि एक यूनिट में 5 ऑपरेशन समझ में आता है, बट 75,000 यूनिट के लिए 5 ऑपरेशन समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस। अब आप इसको भर के देख लीजिए आपका टोटल प्रॉफिट क्या आ रहा है, सॉल्यूशन में यहाँ पे दिख जाएगा। एज पर अकाउंटेंट क्या है, एज पर एबीसी क्या है, अगर हायर है तो करना है। ये एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स बहुत सारे सम्स में यहाँ पे दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है, ये सेल्फ स्टडी के लिए, ये एग्जाम में नहीं जाता, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए एक्सप्लेनेटरी कमेंट सेल्फ स्टडी के लिए दिया हुआ है कि आप इससे समझ जाएं कि इंस्टीट्यूट ने क्या सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 9, इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ एबीसी। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एबीसी में आपको पढ़ाया जाता है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर क्या बोलते हैं मशीन ओरिएंटेड टास्क,
It is applicable when instead of depreciation we have multiple different types of expenditure in overheads. तो इसी को लेके आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसल्टेंसी फर्म है, लॉयर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर इंजीनियर्स लेके ऑपरेट करता है, तो उसके यहाँ अप्लाई होगा क्या? होगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ सर्विस है। कंपनी एक्स एक ही प्रोडक्ट बनाता है तो उसके यहाँ अप्लाई नहीं होगा, और फर्दर उसके ओवरहेड में सिर्फ डेप्रिसिएशन है, तो वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कॉस्ट रिडक्शन हो नहीं पाएगा। फिर कंपनी जेड प्रोड्यूसेस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, तो लेबर इंटेंसिव में अप्लाई नहीं होता है, मशीन इंटेंसिव में होता है। फिर कंपनी वाई प्रोड्यूसेस 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यस यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, इसका रीजन के साथ बताना है तो रीजन आप पढ़ लेंगे एक बार, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से रीजन बता दिया है। नॉर्मली एबीसी शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्लाई नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, फिर आपका यू कैन से वैरायटी ऑफ फैसिलिटीज होना चाहिए, वैरायटी ऑफ फैसिलिटीज होना चाहिए तब अप्लाई होगा। मशीन ओरिएंटेड होना चाहिए तब अप्लाई होगा, मशीन ओरिएंटेड पे होगा। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं देगा। तो ये सब की पॉइंट्स है जो ध्यान रखेंगे तो आपको ये आंसर्स आ जाएंगे। जहां पे सिर्फ डेप्रिसिएशन नाम का ओवरहेड है वहां अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसके साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मेरे तरफ से कंप्लीट हुआ, आपके तरफ से तभी कंप्लीट है जब आप इसको अपने से कंप्लीट करके सम्स देखेंगे कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑलराइट, चलो ग्रेट। ओके गाइस, नाउ लेट अस बिगिन जेआईटी। जस्ट इन टाइम अपने स्टार्ट कर रहे हैं, उसका इलस्ट्रेशंस में आ जाइए। पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये जेआईटी परचेजिंग के ऊपर है। इसमें आपको बेसिकली रिक्वायर्ड में बोल रहा है कि जेआईटी पॉलिसी का फाइनेंशियल इंपैक्ट बताओ और एडवाइजेबिलिटी है कि नहीं। तो उसके लिए अपने सेविंग्स और कॉस्ट निकालकर चेक करेंगे, यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देख लेना, कुछ एक मिस्टेक हो सकता है नॉर्मली अगर ये सम पहले से नहीं देखा हुआ हो। तो कैपिटल कॉस्ट लगेगा 10 लाख जेआईटी इंप्लीमेंट करेंगे, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा 1,08,000, कैपिटल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन 5 साल में होगा। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं नॉर्मली। ठीक है, डेप्रिसिएशन को हम लोग कॉस्ट का पार्ट नॉर्मली नहीं मानते व्हेन वी आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। नॉर्मली डेप्रिसिएशन को हम लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते व्हेन वी आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। तो यहाँ पे जेआईटी पॉलिसी एक्सेप्ट होगा कि नहीं उसको लेकर डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, तो डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का पार्ट से इग्नोर किया गया है। आपको याद होगा टारगेट कॉस्टिंग में एक सम किया था सुपरवाइजर्स को लेकर, जिसमें नंबर ऑफ सुपरवाइजर कितने निकालने हैं वो कैलकुलेट करना था, उसमें डेप्रिसिएशन भी लिया था कॉस्ट के अंदर। बट वो एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन था, ये अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें डेप्रिसिएशन को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस डिसीजन को लेने से क्या हमारा कैश इंपैक्ट आएगा, कैश पे क्या इंपैक्ट आएगा। डेप्रिसिएशन बिंग नॉन कैश आइटम तो उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन को कंसिडर कब करना है? नॉर्मली जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड सम हो, टारगेट कॉस्टिंग का सम देखोगे तो समझ में आएगा, तब कंसिडर कर सकते हैं। बट यहां पर डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग बेस्ड सम है और ये कैश फ्लो बेस्ड सम होगा। तो 10 लाख आपका कैपिटल कॉस्ट आ रहा है और उसके साथ 1,08,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ रहा है। डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है। रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग इज इंडिकेटिंग अ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल हम लोगों का 40 लाख से 30 लाख होगा, तो 30 लाख सेव नहीं हुआ, 30 लाख वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हुआ। तो अगेन वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हुआ तो ये सेविंग्स है, बट ये 30 लाख सेविंग्स नहीं मानेंगे। ठीक है, इसका इंटरेस्ट कॉस्ट जो होता है वो सेविंग्स मानेंगे। ठीक है, इसका इंटरेस्ट कॉस्ट को सेविंग्स मानेंगे। वैसे ये 10 लाख को भी कॉस्ट नहीं मानेंगे, इसका इंटरेस्ट कॉस्ट को कॉस्ट मानेंगे। ये सब डिसीजन मेकिंग के रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आपका कैपिटल रिलीज हो रहा है तो उसको आप कंसिडर मत करिए, क्योंकि इसका एक लाइफ होता है ना, तो वो लाइफ के ऊपर यहाँ पे इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे इवैल्यूएशन एनुअल इंपैक्ट के ऊपर हो रहा है कि एनुअल नेट बेनिफिट क्या आएगा। तो एनुअल नेट बेनिफिट में 30 लाख और 10 लाख नहीं है, क्योंकि इसका लाइफ अनलिमिटेड हो सकता है। मेरे को पता नहीं कि पैसा हम लोग का कितना दूर तक बेनिफिट देगा आगे जाकर, जो हमारा लग रहा है या बच रहा है। ठीक है, भले ही डेप्रिसिएशन 5 ईयर्स में हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका लाइफ 5 साल ही हो सकता है, उसका लाइफ और भी ज्यादा हो। वैसे लाइफ 5 साल मान भी सकते हैं, बट फिर भी हम लोग ये 30 लाख और 10 लाख का कॉस्ट नहीं मानेंगे, इसका इंटरेस्ट को कॉस्ट और बेनिफिट मानेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ 15% कंपनी अर्न कर सकता है, तो ये जो अर्निंग रेट होता है इसी को अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट भी बोलते हैं।
फिर कंपनी कैन अवॉइड रेंटल एक्सपेंडिचर ऑन स्टोरेज अमाउंटिंग टू 33,000, प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 22,000 इफ गो टू JIT प्रोग्राम। एंड इसमें बोल रहा है 2 वर्कर का एम्प्लॉयमेंट हम लोग टर्मिनेट कर देंगे, जिसको 5,000 रुपया पर मंथ करके देते हैं, और 77,000 रुपया स्टॉकआउट कॉस्ट हमारा लगेगा, कॉस्ट ऑफ स्टॉकआउट 77,000 लगेगा। तो मैंने सेविंग्स और कॉस्ट यहाँ पे एनालाइज कर रखा है। सेविंग्स में वर्किंग कैपिटल रिडक्शन हुआ 30 लाख, बट 30 लाख नहीं लेना, उसका 15% लेना है। रेंटल का 33,000 पर एनम है, प्रॉपर्टी टैक्स का 22,000 है, 2 वर्कर का सैलरी 1 साल का 2 × 5 × 12 आएगा। ये 4 सेविंग्स है। कॉस्ट में आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 साल का 1,08,000 लग रहा है, डेप्रिसिएशन को नहीं करना है, 77,000 स्टॉकआउट का लग रहा है, और जो 10 लाख रुपया कैपिटल कॉस्ट है उसका इंटरेस्ट कॉस्ट 15% आ रहा है। अगर आप टोटल कॉस्ट और टोटल सेविंग्स को कंपेयर करोगे तो नेट बेनिफिट आ जाएगा। अगर नेट बेनिफिट पॉजिटिव आ रहा है तो इंप्लीमेंट करना है। डेप्रिसिएशन को लेकर यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट ने भी एक नोट दिया हुआ है, इसको फॉलो कर लेना है। ये डेप्रिसिएशन को लेकर ही पंगा होता है। इस सम को अगर आप अपने से देख के नहीं गए तो आप डेप्रिसिएशन लिख देंगे तो मार्क्स कट जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आ रहा हूँ। 11 नंबर भी JIT परचेजिंग को लेकर है, बट इसमें थोड़ा सिचुएशंस को बढ़ा दिया है। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो इसमें बोल रहा है कंपनी है जो ब्लैंक वीडियो टेप्स पैकेज सेल करता है, उसको वो परचेज करता है फ्रॉम यश टेप कंपनी एट 150 पर पैकेट। यश टेप कंपनी पेज ऑल फ्रेट टू अल्ट्रा वीडियो कंपनी। सारा फ्रेट यश टेप बियर करता है। नो इनकमिंग इंस्पेक्शन नेसेसरी बिकॉज यश टेप हैज सुपर्ब रेपुटेशन फॉर क्वालिटी मर्केंडाइज। एनुअल डिमांड ऑफ अल्ट्रा वीडियो कंपनी इज 15,600। तो ए का वैल्यू 15,600। अल्ट्रा वीडियो कंपनी रिक्वायर्स 10% एनुअल रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट रेट है 10%। रेलिवेंट इंश्योरेंस, मटेरियल हैंडलिंग एक्सेट्रा इज ₹10 पर पैकेज पर ईयर। तो ये आपको समझना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट होता है, कैरिंग कॉस्ट परसेंट है, 10% नहीं है, ₹10 है, ₹10 पर पैकेज पर ईयर दिया हुआ है, पर पैकेज पर ईयर। अल्ट्रा वीडियो हैज टू डिसाइड वेदर और नॉट टू शिफ्ट टू JIT परचेजिंग। यस टेप कंपनी agrees to deliver 100 packages of video tapes 156 times a year instead of existing delivery system of 1200 packages 13 times a year। तो हम लोग अभी 15,600 ऑर्डर करते हैं, तो करंट लॉट साइज जो है ना वो है 1200 करके खरीदा करते हैं। बट जो यश टेप कंपनी है वो बोल रहा है मैं आपको 100 करके दे दूंगा, ठीक है। तो और लॉट साइज बोल के दिया हुआ है ये। तो अगर हम 1200 खरीदते हैं तो 13 बार खरीदते हैं, और अगर JIT में जाएंगे 100 करके खरीदेंगे तो 15,600 बाई 100 करेंगे तो 156 टाइम्स खरीदेंगे, ये वो यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। बट जब आप कम क्वांटिटी खरीदोगे तो यश कंपनी क्या करेगा, आपसे ज़्यादा रेट लगाएगा। कितना, 5 पैसा एक्स्ट्रा लगाएगा। अभी परचेज प्राइस है ऊपर में देखो 150 पर पैकेट, बट जब कम खरीदोगे तो वो 150 में 5 पैसा जोड़ देगा। ये क्यों होता है, जैसे आप UQ पढ़ें, अगर याद होगा मटेरियल कॉस्टिंग में, तो UQ खरीदने पर हम लोगों को एक सम में दिया जाता था कि अगर आप थोड़ा और ज़्यादा खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप तो कम खरीद रहे हो तो एक्स्ट्रा लगा देगा। फिर अल्ट्रा वीडियो कंपनी इनकर्स नो स्टॉक आउट अंडर द करेंट पॉलिसी, बट अगर आप JIT में जाएंगे तो स्टॉक आउट कॉस्ट ऑन 50 वीडियो टेप पैकेजेस लगेगा। इन द इवेंट ऑफ स्टॉक आउट अल्ट्रा वीडियो कंपनी हैज टू रश ऑर्डर टेप पैकेजेस विच कॉस्ट ₹8 पर पैकेज। तो इसमें एक स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगा, स्टॉक आउट कॉस्ट 8 × 50 करके आ जाएगा। फिर बोल रहा है कमेंट वेदर अल्ट्रा शुड इम्प्लीमेंट JIT परचेजिंग सिस्टम। तो JIT में जाएंगे तो हम लोगों का इस बार जो कंपैरिजन होगा वो कॉस्ट बेनिफिट से नहीं होगा। इस बार कैसे होगा कि हम लोगों का करंट में कॉस्ट क्या है और JIT में जाने से कॉस्ट क्या होगा, करंट में कॉस्ट क्या है और JIT में जाने से क्या होगा, समझ में आया? करंट में कॉस्ट क्या है और JIT में जाने से क्या होगा। तो JIT में जाने से ये कॉस्ट आ रहा है, एक तो स्टॉक आउट कॉस्ट और एक एनुअल परचेज कॉस्ट है। हम लोगों का परचेज कॉस्ट है 15,600 इंटू 150 रुपया लगता है अभी, बट JIT में जाएंगे तो 15,600 इंटू 150.05 लगेगा, 5 पैसा बढ़ जाएगा। फिर आपको याद है मटेरियल कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते थे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है भाई, ये रहा, मेरा छूट गया था, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है ₹20 पर ऑर्डर, ओ का वैल्यू 20 रुपीज़ है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से, तो करंट में 13 ऑर्डर लगते हैं,
13 इंटू 20, प्रोपोज में 156 ऑर्डर लगेंगे, 156 इंटू 20। फिर आपको याद आ रहा है टोटल कैरिंग कॉस्ट होता था, तो कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है, एवरेज इन्वेंट्री क्वांटिटी पर ऑर्डर बाई 2, तो 1200 बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट परसेंट इंटू परचेज प्राइस। तो कैरिंग कॉस्ट परसेंट में दोनों आएगा, ये दोनों, ये 10 रुपये वाला भी आएगा, 10% भी आएगा, तो एक 10% इंटरेस्ट का जो दिया हुआ है वो भी आएगा। 10% ऑफ परचेज प्राइस इज 150 प्लस और एक अलग से जो 10 रुपया दिया हुआ वो भी आएगा। इंटरेस्ट भी आता है कैरिंग कॉस्ट में और जो रेलिवेंट खर्चा लग रहा है वो भी आता है। और यहां पे हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, 100 बाई 2 100 बाई 2 इंटू 10% ऑफ 150.05 हो जाएगा। 10% ऑफ 150.05 जो नया परचेज प्राइस है प्लस 10 रुपया जो पर पैकेज लग रहा है वो भी। तो इससे अपना टोटल कैरिंग कॉस्ट बनेगा, इससे अपना टोटल कैरिंग कॉस्ट बनेगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, राम कंपनी ऑल्सो सप्लाईज वीडियो टेप्स, इट अग्रीज टू सप्लाई एट 145 पर पैकेज अंडर JIT डिलीवरी सिस्टम। तो अभी एक नया कंपनी का बात होने लग गया। तो अभी अगर हम लोग को चूज करना है कि हम करंट से यश वाला में जाएंगे कि नहीं, तो ये टोटल कॉस्ट को हम कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसमें जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। कॉस्ट अगर कम हो रहा है तो जरूर जाएंगे, बट आपको समझना है कि क्या चीज में चेंजेस आया, राइट। फिर एक राम कंपनी का जो बात हो रहा है वो हम अलग से यहाँ पे कॉलम बना रहे हैं, वो थर्ड कॉलम में आ गया। वो बोल रहा है इट अग्रीज टू सप्लाई एट 145 पर पैकेज अंडर JIT, तो उसका रेट 145 करके है। ये वीडियो टेप इज परचेज फ्रॉम राम कंपनी, रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट वुड बी 9 रुपीज पर पैकेज अगेंस्ट ₹10 इन केस ऑफ परचेजिंग फ्रॉम यश टेप। तो कैरिंग कॉस्ट उसमें 9 रुपीज आ जाएगा। मतलब अगर हम राम कंपनी में जाएंगे तो 15,600 इंटू 145 लगेगा। ठीक है, और यहां पर वो भी आपको JIT डिलीवरी सिस्टम में देगा, तो यहाँ क्वेश्चन में ना लिखा नहीं कितना देगा, तो वो भी हम लोग मानेंगे JIT तो यही वाला चल रहा था तो सेम 100 करके देगा, ऐसा मान रहे कि सेम 100 वाला ही रहेगा। और इसके हिसाब से 100 में यहां पर 100 बाई 2 इंटू 10% ऑफ 145 आएगी प्लस 9 रुपया बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो नया पैकेज कैरिंग कॉस्ट 9 रुपया है अगेंस्ट 10। However, Ram company does not enjoy a sterling reputation for quality, so Ultra Video company anticipates the following negative aspects of purchasing tapes from Ram company: incurring additional inspection cost of 0.05, तो inspection cost एक आ गया 0.05, तो 0.05 पर पैकेज है, तो जितना पैकेज खरीदेंगे 15,600 पूरा साल भर का, इतना कॉस्ट एक बढ़ गया। Average stock out of 360 tape packages would occur per year, largely from late deliveries. Ram company cannot rush order at short notice and it will lose contribution of 10 from stock out. तो stock out के कारण 10 into 360 हमारा एक और लॉस होगा। फिर customer would likely return 2% of packages due to pure quality, and to handle this return an additional cost of 25 per package would be incurred. तो एक customer returns आ जाएंगे, तो वो 2% ऑफ 15,600 जितना आपने खरीदे हैं उसका 2% इंटू 25 रुपये हमारा एक और कॉस्ट आ जाएगा। तो इन सब को अगर हम टोटल कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कंपेयर करके कि किस में हम लोग को जाना है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे छूट गया तो वो सेम रहेगा 156 इंटू 20, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग से बोला नहीं है, तो सेम ही रहेगा, जो JIT वाला वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें मेन चीज क्या है ना कि ये नहीं समझ में आता कि इसमें क्वांटिटी क्या है। और अगर आपको इंटर का मटेरियल कॉस्टिंग याद नहीं है तो फिर आप 1200 बाई 2 100 बाई 2 याद नहीं रख पाते। तो ये क्या था, वो क्वांटिटी पर ऑर्डर बाई 2 जो EOQ में सिखाया गया था वो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। बाकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया हुआ, आप उसको देख के समझ जाएंगे। यहाँ पे बहुत लेंदी तरीके से किया हुआ है, मैंने जो आपको बताया वो शॉर्टकट में समझा दिया, आप आंसर निकालोगे यही आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट कंपेयर करके फिर डिसीजन लेना है। जैसे यहाँ से यहाँ JIT में तो बेटर है और उससे भी सस्ता राम वाला है। ठीक है, और सबसे सस्ता पड़ेगा वो। गॉट इट। तो इसके साथ JIT खत्म हो गया बस। वाह 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 वाह, मजा आ गए। हाँ चलो, वेरी गुड। आइए दोस्तों, नेक्स्ट
चैप्टर चालू करते हैं, वो है थ्रूपुट अकाउंटिंग। जी, हम लोग कंसेप्ट आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप कंसेप्ट एक बार अपना क्लास नोट से दोहरा लो, एटलीस्ट जो चीज आपका छूटा हुआ ही रह जाता है उसको कवर करें। वो है इंस्टीट्यूट मैट का गो थ्रू करना और उसके इंट्रिकेसीज को समझ लेना, ठीक है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। A company ABC produces a product that has selling price of 50, okay. Material cost is 20, okay. Each unit of product requires 2 factory hours. So hour per unit is 2, okay. ABC has limited amount of factory hours which is only 10,000 hours. Total hours जो है वो बोल रहा है 10,000 ही है, okay. फिर बोल रहा है operating expense each month is 1 lakh. तो operating expense 1 लाख है, ओके। रेलिवेंट थ्रूपुट वर्किंग्स विल बी एज फॉलोज। तो थ्रूपुट निकालना है तो वो होगा 50 माइनस 20 करके आता है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन अगर हमको निकालना है तो वो 30 रुपीज आ रहा है। फिर रिटर्न पर फैक्ट्री आवर। रिटर्न पर फैक्ट्री आवर का मतलब है कि थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर क्या आ रहा है। रिटर्न पर फैक्ट्री आवर भी होता है, रिटर्न पर मिनट भी होता है कई बार, तो वो देखना पड़ता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो रिटर्न मतलब हो गया थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर, वो आ रहा है 15। फिर कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर, तो ये होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बॉटलनेक आवर्स। बॉटलनेक आवर्स इज द लिमिटेड आवर्स विच इज 10,000। तो कॉस्ट पर आवर आ रहा है 1 लाख बाई 10,000 करके 10 रुपया करके। फिर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो पूछ रहा है, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आता है जो रिटर्न पर आवर है डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर आवर। रिटर्न पर आवर डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर आवर करके आता है, वो आ रहा है 15 बाई 10 करके 1.5। अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो वायबल है, लेस देन 1 आता है तो वायबल नहीं है। तो ग्रेटर देन 1 है तो ये प्रोडक्ट वायबल है। समझ में आया आपको? ये 4 कैलकुलेशन, इसी का ही ये चैप्टर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये थ्योरी के लिए 5 स्टेप्स पढ़ाए जाते हैं, आपको ये ध्यान से पढ़ना चाहिए, एग्जाम में कई बार आते हैं। गोल्डरैट ने जो 5 स्टेप बताए थे, ये टेबल पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। फिर आगे भी ये सब भी आते कभी कभी, ये सब मैं अभी नहीं घुस रहा हूँ, है ना। वो सब जो क्लास में पढ़ा दिया था ठीक है, अभी उसको ही फॉलो करना है। क्लास वाला सारा थ्योरी यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। आई होप आप ये समझ सकते हैं। थोड़ा क्लास नोट्स को देखो थ्रू करोगे समझ में आ जाएगा। अभी ये सम्स पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 12। अ फैक्ट्री हैज अ की रिसोर्स बॉटलनेक ऑफ फैसिलिटी ए। जब जब क्वेश्चन में वर्ड बॉटलनेक मिले ना तो समझ आना शायद वो थ्रूपुट का ही होगा। उसका अवेलेबिलिटी बोल रहा है 62,600 है। बॉटलनेक अवेलेबिलिटी है 62,600 मिनट्स पर वीक। द टाइम टेकन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई इन फैसिलिटी ए आर 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। Last week's actual output was 9,500 unit for X and for Y it is 1,300 यूनिट। डेटा को लिखने से ना बहुत क्वेश्चन समझ में आता है। आप लोग ये अप्रोच को पकड़ने का कोशिश करें कि सर कैसे कर रहे हैं। आप सोचिए, ये मत सोचिए रिवीजन में ऐसे कर रहे हैं, सब ऐसे ही करते हैं और ये डेटा आपको अपने आंसर पेपर में लिखना स्टार्ट कर देना है जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, उसको टेबुलेशन में डालना शुरू करो जैसे भी हो सके। काम आएगा नहीं आएगा पता नहीं। एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट बोल रहा है, एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट है 156,500। व्हाट इज द थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक। तो ये थ्रूपुट कॉस्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो थ्रूपुट कॉस्ट कैसे आता है ये लोगों को पता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार डिस्कस नहीं है, ठीक है। जो लोग सीए का टीचर लोग से पढ़ते हुए आंसर नहीं कर पाएंगे, वहां पे थ्रूपुट कॉस्ट पढ़ाया ही नहीं जाता, उनको मालूम ही नहीं होता अगर वो सीएमए मैट से नहीं पढ़ा रहे तो थ्रूपुट कॉस्ट कैसे आता है। जो भी आपका यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उस यूनिट्स प्रोड्यूस से आप टोटल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल लो या टोटल स्टैंडर्ड टाइम निकाल लो। टोटल स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल लो और मल्टीप्लाई करो उसको इनटू कॉस्ट पर मिनट से, या यहाँ पे मिनट्स चला ना तो कॉस्ट पर मिनट। कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट। जैसे थ्रूपुट में कॉस्ट मतलब यही होता है। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन मतलब रिटर्न हो गया, यहाँ पे समझाया ना। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन मतलब रिटर्न हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न। और ये जो कॉस्ट पर आवर है ना, ये थ्रूपुट कॉस्ट कहलाता है। थ्रूपुट में कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट पर आवर हो गया।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो थ्रूपुट कॉस्ट अभी आपको समझ में आ गया। थ्रूपुट कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट। अब फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग को मालूम है टोटल, तो टोटल मिनट्स हम लोग को 62,600 मालूम है, तो कॉस्ट पर मिनट क्या होगा, वो आ रहा है 156,500 डिवाइडेड बाई 62,600। 156,500 डिवाइडेड बाई 62,600, ये आ रहा है 2.5। ठीक है, तो कॉस्ट पर मिनट आ रहा है 2.5 और स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, तो ये होगा x और y। तो 5 मिनट इंटू 9,500, 10 मिनट इंटू 1300, तो 5 इंटू 9,500, 10 इंटू 1300, दोनों मिला के आ रहा है 60,500। तो 6500 इंटू 2.5 करेंगे, आंसर आ गया, खत्म। तो ये मालूम हो तो कर लेना बच्चा, नहीं मालूम हो तो क्या करेगा। वे सब एमसीक्यू में भी आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है एग्जाम के लिए। इसमें आपको 3 प्रोडक्ट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस मटेरियल मालूम है, वेरिएबल ओवरहेड डिमांड मालूम है, टाइम रिक्वायर्ड इन द बॉटलनेक मालूम है, देयर आर 3,20,000 आवर्स अवेलेबल। कैलकुलेट करना ऑप्टिमम मिक्स बेस्ड ऑन थ्रूपुट कॉन्सेप्ट। तो जब बेस्ड ऑन थ्रूपुट कॉन्सेप्ट करना है तो ऑप्टिमम मिक्स तो ऐसे आप मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखे हैं, बट थ्रूपुट कॉन्सेप्ट जब बोलता है तब अपन क्या करते हैं, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। पहले हम लोग बेसिकली स्टेप 1 में रैंकिंग करते हैं, फिर ऑप्टिमम मिक्स बनाते हैं। तो रैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन से है। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आता है सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल, तो वो आ रहा है जैसे देखो 60, 40, 130 माइनस 85 करेंगे तो 45 आ रहा है। फिर थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मिनट या पर आवर ऑफ बॉटल नेक लेना है, पर आवर ऑफ बॉटल नेक। तो बॉटल नेक का रिसोर्स 5, 4, 3 लगेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 12, 4 से डिवाइड करेंगे 10, 3 से डिवाइड करेंगे 15, इसके हिसाब से रैंक आ गया। तो ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 1, 2, 3, 1 रैंक आ गया। अब आप ऑप्टिमम मिक्स बना देंगे। ऑप्टिमम मिक्स कैसे बनता है वो मेरे को सिखाने का आपको दरकार नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग कि रैंक किसका क्या है, प्रोडक्ट क्या है, फिर आप यूनिट्स कितना बनाना है, डिमांड मालूम है, टाइम अलॉटेड क्या है वो आपको पता चल जाएगा। उसका अगर प्रॉफिट निकालना है तो आप यहाँ पे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन भी उसका निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है। रैंक 1, 2, 3 के हिसाब से प्रोडक्ट 1 में है Z नहीं है C है, फिर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और डिमांड क्या है 40 है, 30 है और 25 है, तो ये 40 हुआ, ये A में 30 हुआ, B में 25 हुआ। ठीक है, अब ये 25 बनेगा कि नहीं पता नहीं। टाइम अलॉट कितना होगा, 40 में 40,000, 30 में होगा 60,000, तो टोटल आ गया 1 लाख। हम लोग के पास 3,20,000 अवेलेबल है, नहीं मैंने गलत लिखा, टाइम अलॉटेड है यहाँ पर 5, 4, 3 के हिसाब से। तो 3 है तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 गया, और यहाँ पे 30,000 इंटू 5 50 गया। टोटल है 360 में 270 गायब हुआ तो 90। तो ये 90,000 से यूनिट्स आ जाएगा, ये 90,000 से यूनिट्स आ जाएगा कितना, 90,000 से यूनिट्स आ जाएगा कितना, इस 90,000 से यूनिट्स आएगा डिवाइडेड बाई 4, 22,500। 90,000 से यूनिट्स आ जाएगा 22,500। तो अब इस यूनिट्स के हिसाब से थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पे 60, 40, 45 वगैरह आए हुए हैं उसके हिसाब से आप ये कैलकुलेट करके ले लीजिए। समझ गए। अब इसमें अपने लेस कर लेंगे फिक्स कॉस्ट अगर कुछ होता है तो। नॉर्मली फिक्स कॉस्ट इसमें लेबर कॉस्ट और जितने वेरिएबल ओवरहेड है, जितने भी अपने फिक्स्ड ओवरहेड है, वो सब मिलाकर फिक्स कॉस्ट में आता है। क्वेश्चन में जैसे वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है तो वेरिएबल ओवरहेड को फिक्स कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। तो वो कैसे निकाला जाएगा, मैक्सिमम डिमांड से मल्टीप्लाई करके, अगर निकालना हो तो। वैसे यहाँ पे निकाला नहीं है, बट अगर निकालना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा, ध्यान रहेगा। चलो ग्रेट, अभी तो ऑप्टिमम मिक्स हो गया। कितना आया, 40, 30, 22,500 और 40, 30, ये 12.5 कैसे है, मेरा कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 90,000 डिवाइडेड बाई 320 है, सो सॉरी मिस्टेक हो गया था, 50,000 बाई या 12.5 ही होगा, करेक्ट।
ये 320 है, मैं 360 लेके कर लिया था, आप समझ ही गए होंगे। थोड़ा बहुत यार भूल चूक तो माफ कर दोगे आप लोग, भगवान भी कर देता है तो आप तो बच्चे हो। चलो ग्रेट। ये इलस्ट्रेशन 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये किया हुआ नहीं होने से होगा नहीं आपसे एग्जाम में। डायरेक्ट एग्जाम में सोचोगे कि हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, वेरी टफ। तो कैट कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट यूजिंग 3 मशीन्स XYZ। द प्रोडक्ट हैज टू पास थ्रू ऑल 3 मशीन्स। कैपेसिटी ऑफ ईच मशीन इज एज फॉलोज। मशीन कैपेसिटी पर वीक इज 800, 600, 500। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज 1000 यूनिट्स पर वीक। हम लोग को डिमांड मीट करना है 1000 का, बट हमारा कैपेसिटी 800, 600, 500 3 मशीन में, तीनों मशीन से पास होता है। तो बॉटल नेक हमारा Z है और हमारा बॉटल नेक से जो आउटपुट आ सकता है वही आउटपुट आ सकता है, तो आंसर तो 500 ही आता होगा हम लोग का। जबकि हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा 1000 का कैपेसिटी है, डिमांड है, बट बनेगा कितना, 500 ही बनेगा। सो फॉर एवरी एडिशनल यूनिट सोल्ड पर वीक प्रॉफिट इंक्रीजेस बाई 50,000। वाओ, एक यूनिट से 50,000 की प्रॉफिट आ जाएगी। Company is considering following possible purchases. They are not mutually exclusive, hence combination of multiple proposals are to be evaluated. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण ये क्वेश्चन यूनिक बन गया। प्रपोजल 1 है कि X खरीद लेना। मशीन X खरीद के कोई फायदा नहीं है वैसे, क्योंकि वो बॉटल नेक नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि हम लोग को कॉम्बिनेशन बनाना है तो एक कॉम्बिनेशन होगा X खरीद लेंगे, तो उससे कैपेसिटी हमारी बोल रही है इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज टू, देखो इंक्रीज बाई नहीं, इंक्रीज टू, तो जो 800 है वो 1100 हो जाएगा, बट ये 600 ही रहेगा, ये 500 ही रहेगा। XYZ अगर 3 कॉलम चल रहा है, मान लो नीचे नीचे लिख रहा हूँ, तो आउटपुट तो बॉटल नेक का 500 ही बनेगा। तो आउटपुट बढ़ा नहीं हमारा, तो इनकम बढ़ा नहीं हमारा। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इन्वेस्ट इन Y, तो Y खरीदेंगे। इससे क्या होगा, इंक्रीजिंग कैपेसिटी बाई 550, तो X का 800 ही रह गया, Y का बाई 550 बढ़ गया, तो ये 1150 हो गया। Z का 500 ही रह जाएगा, क्योंकि Z में कुछ नहीं कर रहे, तो बॉटल ने कभी भी Z है तो 500 ही आउटपुट बना, तो कोई फायदा नहीं हुआ, नो बेनिफिट। थर्ड में बोल रहा है अपग्रेड Z एट अ कॉस्ट ऑफ 75 lakhs, तो Z का कॉस्ट 75 lakhs आएगा और उसमें कैपेसिटी इंक्रीज टू 1050, तो पहले X का 800 है, Y का 600 है और Z का बोल रहा है 1050 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से बॉटल नेक आ रहा है अभी Y का, मतलब हम लोग कितना बना पाएंगे, 600 बना पाएंगे। फिर कितना बना पाएंगे, अब Y बॉटल नेक बन गया तो 600 बनेगा, तो मतलब कुछ तो फायदा हुआ है ना। आपको हर एक फायदा में ये भी देखना है कि व्हाट इज द इंक्रीज, मतलब इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि जो 500 बनता था वो 500 बना, यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा बना, बट उस 100 एक्स्ट्रा के लिए हमारा कॉस्ट 75 लाख लग रहा है। कॉस्ट कितना लग रहा है, 75 लाख, तो 100 एक्स्ट्रा से कितना आएगा, 50,000 इंटू 100, 50 लाख, तो 50 लाख और 75 लाख से फायदा ही नहीं हुआ। ये कॉस्ट लग रहा है, ये बेनिफिट आ रहा है ना, तो मैच नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी वायबल नहीं है। बट कॉम्बिनेशन इवेल्युएट करना है ना, तो अब और कॉम्बिनेशन बनाने हैं। X और Y साथ में ले ले, तो X Y साथ में ले ले, तो ये 1100 हो जाएगा, ये 1150 आ जाएगा। X का फायदा, Y का फायदा, और Z में 500 ही रह जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 500 ही रहा, तो नो बेनिफिट। खर्चा लंबा लग गया, बेनिफिट कुछ आया नहीं। Y और Z ले ले, तो Y Z ले ले तो क्या होगा, देखो X का 800 ही रह जाएगा, Y का 1150 हो जाएगा और Z का 1050 हो जाएगा, ये Z का बेनिफिट है। तो इससे क्या बनेगा, अल्टीमेटली आउटपुट 800 बनेगा, 300 एक्स्ट्रा आ गया, 300 एक्स्ट्रा आ गया, 500 पहले बनता था, 300 एक्स्ट्रा आ गया, तो 300 इंटू 50,000 करेंगे तो 15 लाख, 150 लाख, 300 इंटू 50,000, 300 इंटू 50,000, 150 लाख का फायदा। बट Y और Z में इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 75 प्लस 68, 75 प्लस 68, 143 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो भी 7 लाख का एक्स्ट्रा फायदा है, तो ये वायबल तो दिख रहा है। बाकी सबके कंपैरिजन में Y Z के बाद मान लो X Z आया, तो X और Z आया तो क्या होगा, X और Z आया तो X और Z आया तो X का होगा 1100, Z का होगा 500, Y में रहेगा, Y में क्या रहेगा, Y में सेम रह जाएगा 600, तो बना कितना 500, कोई बेनिफिट नहीं है। अब एक और ऑप्शन है, X Y Z तीनों आ गया, तो नेक्स्ट प्रपोजल देखो, XYZ को लेके क्या होगा, XYZ एक लास्ट प्रपोजल बन सकता है।
जिसमें x का 1100 हो गया, y का 1150 हो गया, z का 1050 हो गया। तो हम अल्टीमेटली बना कितना सकते हैं 1050, बट बॉटल नेक तो 1050 बता रहा है, हमारा डिमांड 1000 का ही है। तो हम अल्टीमेटली एक्स्ट्रा फिर 1000 तक की लिमिट करेंगे। हम एक्स्ट्रा क्यों बनाएंगे जब डिमांड ही नहीं है? तो जो 500 था वो 1000 तक चला जाएगा, तो 500 एक्स्ट्रा बनेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है एज रिगार्ड्स यूनिट्स इज कंसर्न्ड। और इसका अगर कॉस्ट और बेनिफिट भी निकाला जाए तो इस 500 का बेनिफिट आएगा 250 और इसका कॉस्ट कितना आएगा 203 आ रहा है। 60 प्लस 68 प्लस 75 करो, 60 प्लस 68 प्लस 75 203। मैंने 143 में 60 जोड़ लिया था, तो कॉस्ट बेनिफिट के एंगल से भी ये बेस्ट आ रहा है। बट थ्रूपुट में आप खाली इसी के बेस पे कंक्लूड कर सकते हो। वी कैन कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड ऑन दिस पार्ट। इस पार्ट को चेक करने का दरकार नहीं होता है। वी कैन कंक्लूड ऑन दिस ओनली। थ्रूपुट में ये एक लाइन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करते हो, कोई जरूरी नहीं कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट से करो, बट कैपिटल कॉस्ट प्रॉफिट निकालना सही है, गलत नहीं है। समझ में आया आपको? ये कॉम्बिनेशन बनाना बॉटल नेक से, फिर लास्ट में बॉटल नेक पूरा खत्म हो गया तो डिमांड बॉटल नेक बन गया। समझ में आया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये किया हुआ हो तो अब करना इजी है बहुत, नहीं किया हो तो कर नहीं पाएंगे हम। अगर ये सब आ गया ना तो आप मेरा ही गुण गाओगे, सबको हल्ला हल्ला करके बोलोगे भाई ये क्यों नहीं पढ़ा, ये क्यों नहीं पढ़ा, ये क्यों नहीं पढ़ा। एग्जाम हॉल में एक ही गुण गाना पड़ेगा आपको एसजीसी का, अगर ये सब आ गया तो। क्योंकि मैट में दिया हुआ वो ठीक है, बट करना भी तो आना चाहिए, आदमी करा भी तो होना चाहिए। चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंटर का मैट से उठाया हुआ है। इंटर में भी आपको पता हो थ्रूपुट कॉस्टिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ग्रुप 2 में, तो वहां से उठाया हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बॉटल नेक है बोल रहा है, जिसका कैपेसिटी है 31,300 मिनट्स, फिर 2 प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस मटेरियल कॉस्ट है, तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 15 और 17.5। ये थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन हो गया। उसका कितना टाइम लगेगा फैसिलिटी ए में जिसका बॉटल नेक है, वो टाइम भी बताया हुआ है। फिर फैक्ट्री कॉस्ट सबका टोटल कर लिया जाए तो बेटर है। बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट 25,000 प्लस 12,500 प्लस 1750 प्लस 22,500 प्लस 8,000 प्लस 3,500 प्लस 5,000, ये आ रहा है 78,250। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लास्ट वीक इज 4750 एंड 650 यूनिट्स, तो ये 4750 यूनिट्स है और ये 650 यूनिट्स है। और एक्चुअल को फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल रहा है सेम ही, बजटेड जितना ही है 78,250। तो क्वेश्चन बोल रहा है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बताओ, तो वो तो आ रहा है 78,250, एकदम इजी है। कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट बताओ, तो 78,250 डिवाइडेड बाई फैक्ट्री मिनट है 31,300, टोटल बॉटल नेक उतना ही है, तो इससे आंसर आ जाएगा डिवाइड बाई 31,300 करके 2.5। रिटर्न बताओ, तो रिटर्न मतलब दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग बताना पड़ेगा, विच इज थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 15/5 और 17.5/10, ठीक है, यानी कि 3 रुपया और 1.75। फिर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो बताओ। रेशियो मतलब होता है रिटर्न बाय कॉस्ट, है ना, तो रिटर्न बाय कॉस्ट, तो रिटर्न है हम लोगों का 3 रुपया, कॉस्ट है 2.5, फिर यहाँ पे रिटर्न है 1.75, यहाँ पे कॉस्ट है 2.5। तो इससे आपका आ गया एक ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये लेस देन 1 आ रहा है, तो वायबिलिटी समझ में आ गई कि इसको बनाना चाहिए, इसको नहीं बनाना चाहिए। फिर थ्रूपुट कॉस्ट पूछ रहा है, तो थ्रूपुट कॉस्ट अभी ऑलरेडी बताया था, इट इज इक्वल टू टाइम का कॉस्ट है बेसिकली। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट पहले लेना है आपको, इनटू करना है कॉस्ट पर मिनट। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, वो यहाँ पे टाइम 5 इंटू 4750 10 इंटू 650, 5 इंटू 4750 प्लस 10 इंटू 650, ये जोड़ लो, इंटू कॉस्ट पर मिनट हम लोग निकाले थे 2.5, ठीक है। ये देखो ये सब किया हुआ है यहाँ पर, टाइम इंटू कॉस्ट पर मिनट इज 2.5। फिर इसके बाद बोल रहा है आपको एफिशिएंसी परसेंट बताना है। तो ये एक नया चीज है, याद नहीं रहता क्योंकि अलग ही तरह का एफिशिएंसी रेशियो है। तो एफिशिएंसी रेशियो होता है थ्रूपुट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट, थ्रूपुट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट। ये याद नहीं रहता, तो इसलिए इसको मार्क करके रखना है कि ये भूलना नहीं है आपको, क्योंकि ये अलग टाइप का एफिशिएंसी रेशियो है। थ्रूपुट कॉस्ट आपका पार्ट कौन सा, इसी पार्ट में आया ना, इसके पार्ट में ये जो आंसर आया डिवाइडेड बाय एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट करना है। समझ में आया? जब फैक्ट्री कॉस्ट पूछता है तो एक चीज ध्यान देना है
कि नॉर्मली जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसका फैक्ट्री कॉस्ट जब निकालते हैं कॉस्ट शीट में, तो हम लोग उसमें मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, बट थ्रूपुट का जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है उसमें मटेरियल इंक्लूड नहीं करते हैं, वो सेलिंग प्राइस से माइनस होता है। तो वैसे यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ भी नहीं था। ध्यान रखना है कि इसमें वी शुड एक्सक्लूड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। दिया हुआ भी नहीं था, बट अगर दिया होता यहीं पे डायरेक्ट मटेरियल तो उसको इग्नोर करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूरा एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल और थ्रूपुट के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनाना है 3 साल का। तो अपने को प्लांट प्रोडक्शन दिया हुआ है, ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, सेल्स यूनिट्स दिया हुआ है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है आप उसमें देख सकते हैं, उससे क्लोजिंग भी 0 है क्योंकि जितना प्रोडक्शन किया उतना सेल हो गया। फिर यहाँ पे 750 क्लोजिंग हो तो नेक्स्ट में ओपनिंग 750 बना दिया और फिर लास्ट में जाके सब 0 हो गया। रेवेन्यू एंड कॉस्ट डेटा फॉर ऑल 3 ईयर्स में सेल प्राइस दिया हुआ है, मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 24 है। यूज्ड ओनली अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज फिक्स्ड ओवरहेड, पर उसका रेट पर यूनिट निकाल दिया 12 रुपया। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ गया 36, सेलिंग ओवरहेड है वेरिएबल का 4, फिक्स सेलिंग ओवरहेड पर ईयर है 5000। तो आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बना के रिकॉन्साइल करना है, फिर थ्रूपुट से भी बनाना है और ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करना है। तो एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल ये इंटर का चीज़ है, बट फाइनल में काफ़ी आता है। आप ये मत सोचिएगा नहीं आता है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आप कॉस्ट शीट पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भले कॉस्ट शीट पैटर्न फॉलो नहीं किया हुआ है, यहाँ पे सेल्स वाला पैटर्न फॉलो किया हुआ है, बट कॉस्ट शीट पैटर्न क्या बोलता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए कि आप जो भी कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सब अलग अलग दिखाएंगे। अभी हम एक शॉर्टकट मार सकते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो दिया हुआ है 24 रुपया, वो पहले हम लोग लिखेंगे फॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। फिर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी लेंगे, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फंडा है। तब जाके दोनों मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स यहाँ पे है नहीं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी ओपनिंग नहीं है, यहाँ पे क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग ही नेक्स्ट का ओपनिंग बन जाएगा। फिर ये आपका क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से आएगा। तो इससे COGS आएगा। फिर अपने को वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड जो दिया हुआ है वो डालना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेल्स आएगा। ठीक है, तो अब आपको ये भरना है अपने से। आप बोलेंगे अरे सर भर के नहीं दे रहा, अरे 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 ये कैसे रिवीजन हो रहा है, हम कैसे करेगा भैया। तो फिर ये फाइनल का एग्जाम आपसे कैसे होगा, ये क्वेश्चन करो, मेरे ऊपर क्वेश्चन मत उठाओ। ये मत बोल देना कल को सर पूरा करे नहीं है, ये बकवास बात तो अपने लिए बोलना कि आपने पूरा नहीं करा है। मैं करके मैं थोड़ी ना निहाल कर लूंगा, मैं तो ये भी एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ आपको, इतना फॉर्मेट वॉर्मेट आपको भी भरना है। ठीक, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम जाएंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, मैं यहीं पे ऊपर में ओवरलैपिंग वे में बना रहा हूँ जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा इजी लगे करने में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे होता है, उसमें फॉर्मेट सेल्स से चालू कर लेते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, बट वेरिएबल कॉस्ट में पहले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, फिर वहीं पे ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इसी अमाउंट के हिसाब से तो आएगा वेरिएबल COGS। फिर वेरिएबल COGS के बाद वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आएगा वेरिएबल COS। ठीक है, फिर वेरिएबल COS जब आ गया तो इसको सेल्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर लेस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट में एक फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है और एक फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड है, एडमिन सेलिंग ओवरहेड है। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का जो अमाउंट है वो आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। 30,000 एनुअल वाला लेना है और इसका लेना है 5,000। तो ये 30,000 और 5,000 यहाँ पे बैठ जाएगा, तीनों में सेम। ठीक है, तो दिस वे यू विल गेट प्रॉफिट, दिस वे यू विल गेट प्रॉफिट। इस तरह से आपकी प्रॉफिट आ जाएगी। तो ये हो गया अपना मार्जिनल कॉस्टिंग। इज इट ओके? ये हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग, ये हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और फिर रिकॉन्सिलेशन में क्या करना है, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट करो
उसमें ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है नॉर्मली, तो उसका इम्पैक्ट ऐड कर देना, और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का इम्पैक्ट, क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होता है, अंडर वैल्यूड नहीं होता, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवर वैल्यूड होता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, तो उसका इम्पैक्ट लेस कर लेना, तो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा। ओके अच्छा, एक चीज इसमें रह गया मेरा, यस सभी याद आ गया, तो वो है अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। जैसे यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब होगा वो 12 इंटू कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, देखो 2500, तो 12 इंटू 2500 करके 30,000 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 इंटू फिर से 2500, 30,000, जितना प्रोडक्शन हो रहा है तो सब में 30,000 ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी 12 इंटू 2500, 30,000 ही आ रहा है, सब में 2500 प्रोड्यूस हो रहा है तो 30,000 ही आ रहा है, और एक्चुअल ओवरहेड भी 30,000 ही है। तो इस कारण से यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन आ नहीं रहा। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन आ रहा होता तो वो हम लोग प्रॉफिट से फिर सब्ट्रैक्ट करते या कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर लेते हैं। अंडर एब्जॉर्प्शन बोलकर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, कॉस्ट में ऐड करते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। अभी यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन आ ही नहीं रहा, नील आ रहा है। क्यों नील आ रहा है? क्योंकि जितना आपका एब्जॉर्ब्ड हुआ है वही एक्चुअल अमाउंट है, तो इसलिए ये नील आ रहा है। तो ये भी चीज नॉर्मली स्किप हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से वर्क करते समय ये आएगा। ऑलराइट, मार्जिनल कॉस्टिंग में ये चीज नहीं आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड डायरेक्ट डालते बोलकर ये इफेक्ट नहीं आता, और रिकॉन्सिलिएशन में सिर्फ स्टॉक वैल्यूएशन का डिफरेंस हम लोग दिखाते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन बोलता है यही चीज आप थ्रूपुट से दिखाओ, तो थ्रूपुट से जब करेंगे तो क्या फर्क होगा, उसमें सेल्स माइनस मटेरियल करना है। मटेरियल इज द ओनली वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स दिखाएगा फिर मटेरियल दिखाएगा, और मटेरियल के बाद ही ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होगा, ठीक है। मटेरियल के बाद ही ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होगा, ध्यान रखें। तो इसको लेकर अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं वापस, तो फॉर्मेट कैसा होगा सोचो। थ्रूपुट का बना रहा हूं, ठीक है, थ्रूपुट कॉस्टिंग का। तो उसमें आपका सेल्स लिखेंगे, फिर डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, और उसके बाद ही ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, और उसकी वैल्यू डायरेक्ट मटेरियल के रेट पे आएगी, ठीक है, एट द रेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, एट द रेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। बस मटेरियल इज द ओनली वेरिएबल कॉस्ट, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन मटेरियल पे होता है। फिर इससे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर बाकी सबको अपन फिक्स्ड एक्सपेंस में डालते हैं, उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल के दिखाते हैं। डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, फिक्स्ड एडमिन, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड, सब यहां पे आ जाएगा। इन सबको माइनस करके प्रॉफिट आएगा, इन सबको माइनस करके प्रॉफिट आएगा, समझ में आया? सो सेल्स तुम्हारा ये तीनों का इजीली आ जाएगा, मटेरियल भी इजीली आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जहां पर भी एप्लीकेबल है तो एट द रेट ऑफ मटेरियल डालोगे तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और इसके बाद जब डायरेक्ट लेबर लोगे तो डायरेक्ट लेबर का जो रेट दिया हुआ है, ध्यान रखना, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय प्लान्ड प्रोडक्शन। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन से, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट ऐसा हो गया ना, तो फिक्स कॉस्ट को प्लान्ड यूनिट से एब्जॉर्ब कराते थे, तो प्लान्ड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में प्लान्ड और एक्चुअल प्रोडक्शन सेम है, जितना प्लान्ड प्रोडक्शन है उतना ही एक्चुअल है, राइट, तो फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन में इंस्टीट्यूट मैथ में एक्चुअल प्रोडक्शन लिखा हुआ है, बट अपने को प्लान्ड प्रोडक्शन का यही यूज लेना है यहां पर, ठीक है। प्लान्ड प्रोडक्शन का जो यूज है वो यही है। कहां गया, ये रहा। वेरिएबल का भी इनटू प्लान्ड प्रोडक्शन, बट सेलिंग ओवरहेड का प्लान्ड सेल्स पे होना चाहिए, नहीं तो एक्चुअल सेल्स पे कर रहे हैं। यहां पे मिस्टेक हो सकता है, ध्यान रखना है, एक्चुअल सेल्स पे करेंगे। और ये वाला जो एक्चुअल अमाउंट है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड का एक्चुअल अमाउंट वही लेना है, बजटेड अमाउंट नहीं लेना है। बजटेड अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट में डिफरेंस हुआ तो एक्चुअल अमाउंट लेना है, ठीक। तो ये बेसिक चीज है। अब इसका प्रेजेंटेशन नीचे देखो, मटेरियल के हिसाब से स्टॉक एडजस्ट करके ऑलरेडी यहां पे ले आया। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट में लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड यूनिट्स सोल्ड पे डाला हुआ है, बाकी सब यूनिट्स प्रोड्यूस पे डाला हुआ है,
बट यूनिट्स प्रोड्यूस में प्लान्ड वाला प्रेफर्ड है, सिंस प्लान्ड एक्चुअली यहाँ सेम है तो फर्क नहीं पड़ा, बट अगर अलग हुआ तो प्लान्ड प्रेफर्ड है और फिक्स डाला हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम आ गया। लास्ट पार्ट में क्वेश्चन में बोला था कि आप कंपेयर करके ऑब्जर्वेशन बताओ, गिव योर ऑब्जर्वेशन, ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में हम बस यही बता सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉफिट किस में ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट, थर्ड ईयर में प्रॉफिट ये आ रहा है, मार्जिनल में ये आ रहा है, थ्रूपुट में ये आ रहा है। तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या लिखना है कि ईयर 1 में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड इक्वल है, तो ऑपरेटिंग इनकम तीनों में इक्वल है, ठीक है। और बाकी 2 साल में डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ स्टॉक एलिमेंट, ठीक। आगे बढ़े। नेक्स्ट 17 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यार। मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक बार देखना जरूरी होता है, इसको दोबारा भी एक बार देखना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा आपका। कटिंग और फिनिशिंग 2 डिपार्टमेंट है, 50,000 आवर अवेलेबल है, 60,000 आवर अवेलेबल है। तो आवर अवेलेबल के बाद आवर नीडेड पर यूनिट इज 5 और 12। तो आवर जिसमें कम है वो बॉटलनेक है, ऐसा नहीं, जो कम बना सकता है वो बॉटलनेक है। तो यूनिट्स कटिंग से कितना बन सकता है 10,000, और यहां से बन सकता है 60,000 बाई 12 करके आ रहा है 5,000। तो ये बॉटलनेक हो गया। लोअर प्रोडक्शन जहां से होता है वो बॉटलनेक है, ये नहीं कि जिसका आवर्स कम है वो बॉटलनेक है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग मटेरियल दिया हुआ है, मतलब मटेरियल को छोड़ के बाकी सबको ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाकर यहाँ पे टोटल करके दे दिया गया है। सेलिंग प्राइस बोल रहा है 1000 है, एंड मटेरियल इज द ओनली वेरिएबल कॉस्ट, वो है 400। तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आ गया 600। इसमें बोल रहा है इवैल्यूएट करो ईच ऑफ द प्रपोजल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक एजेंसी है जो बोल रहा है फिनिशिंग का काम करके देगा बिटवीन 5,000 से 7,000 यूनिट एट 400 रुपया पर यूनिट। तो ये 400 रुपया जो लगेगा वो अलग से और लग जाएगा, ठीक है। तो आपको इवैल्यूएट करना है कि 400 रुपये का काम हम कराएं कि नहीं कराएं। तो देखो अगर हम 400 रुपया देंगे तो मेरा जो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है वो 600 माइनस 400 हो जाएगा, 200 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और 400 अलग से लग जाएगा। और हम लोग 5,000 7,000 में कौन सा बना सकते हैं, फिनिशिंग का हम लोग का बॉटलनेक है, तो कटिंग का मैच करना पड़ेगा। कटिंग में 10,000 बन सकता है तो हम 5,000 और बना सकते हैं, क्योंकि फिर अदरवाइज 7,000 बनाएंगे ना तो कटिंग बॉटलनेक बन जाएगा तो आउटपुट बनेगा नहीं, तो मैक्स 5,000 बनेगा। तो उसके कारण हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो आएगा 5,000 इंटू 200 करके 10 लाख, और इसके कारण 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा हम लोग जनरेट कर पाएंगे। ये 400 रुपया देकर 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा जनरेट कर लेंगे, और इसके पीछे और कोई कॉस्ट तो हम लोग का लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल है, ठीक है, बेनिफिशियल है 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा लाना। अब इसका जो सॉल्यूशन है इंस्टीट्यूट का वो मुझे ना सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना 10 लाख को और 14 लाख को 2 बार निकाला है, बिकॉज 5,000 पे भी निकाला है, 7,000 पे भी निकाला है। तो मेरे राय में 7,000 वाला तो वैलिड ही नहीं है, बिकॉज फिर तो कटिंग बॉटलनेक बन जाएगा, समझ में आया, फिर कटिंग बॉटलनेक बन जाएगा। हम लोगों को ये समझना है कि ये वाला वैलिड ही नहीं है। और फिर इस 10 लाख को फैक्ट्री कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, वो है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से, तो वो भी लॉजिकल नहीं है मेरे हिसाब से, ये कंपैरिजन भी लॉजिकल नहीं है। और फिर कंक्लूजन भी कर रहे हैं कि बियॉन्ड 5,000 लेवल, वो भी सही नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। 5,000 ही सही है, और उससे 10 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ अलग से और कॉस्ट नहीं लग रहा। जो कॉस्ट लग रहा है वो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन में एडजस्ट हो गया। तो ये आपको कंक्लूड करना है। सेकेंड, अनदर आउटसाइड एजेंसी इज विलिंग टू डू कटिंग ऑपरेशन। तो कटिंग में काम करा के फायदा क्या है, कटिंग तो बॉटलनेक है नहीं, तो इट इज नॉट बॉटलनेक, सो इट इज नॉट बेनिफिशियल। तो इसमें कोई इवैल्यूएशन का दरकार ही नहीं है। थर्ड में क्या बोल रहा है, एडिशनल इक्विपमेंट फॉर कटिंग कैन बी बॉट, जिससे कटिंग फैसिलिटी का कैपेसिटी बढ़ जाएगा 50,000 आवर से। अगेन इट इज नॉट बॉटलनेक, तो इट इज नॉट बेनिफिशियल। तो बॉटलनेक पे काम करके फायदा है, नॉन बॉटलनेक पे काम करके फायदा नहीं है। तो ये दो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, एकदम सही है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 18 देखो आप, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं,
इसका मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट इसमें गुजाया हुआ है, तो आप इग्नोर करना, आप सोचना अब ये मटेरियल कॉस्ट ही है। तो इन दोनों से आ जाएगा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। 66 और 24 सब ट्रैक करेंगे तो आएगा जैसे 42, सब ये आ रहा है 45, ये आ रहा है 50। फिर बॉटल नेक रिसोर्स टाइम दिया हुआ है तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मिनट आएगा विच इज 42/15 करके आ रहा है 2.8, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 2.5। ठीक है, फिर आएगा रैंक 1, 2 और 3। अब क्या बोल रहा है, कंपनी अडॉप्टेड थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड रैंक्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट। प्रोडक्ट रिटर्न मतलब होता है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मिनट, जो मैं बॉटल नेक देखकर अपना मन से रैंक करता ही चला गया। तो ये रैंकिंग हो चुका है, ये पार्ट ए है। क्यों मैं रैंक किया, बस बॉटल नेक देख के मैं फ्लो में रैंक कर दिया बिना पढ़े। फिर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, वो होता है रिटर्न पर मिनट बाय कॉस्ट पर मिनट। तो रिटर्न पर मिनट तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, वो है 2.8, 3 और 2.5। डिवाइड करना है इसको कॉस्ट पर मिनट से, तो कॉस्ट पर मिनट आप निकाल लो, 221,600 डिवाइड बाय 75, 120। थ्रूपुट कॉस्ट मतलब यही है, 221,600 बाय 75, 120। थ्रूपुट में जब फैक्ट्री कॉस्ट दिया होता है ना, मतलब ये एक्सक्लूडिंग मटेरियल ही रहा होगा, ये बोलने का दरकार नहीं होता है, क्योंकि थ्रूपुट के फैक्ट्री कॉस्ट में मटेरियल इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यार है 2.95, तो 2.95 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअली, 2.95, 2.95। सो डिवाइड करके थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ जाएगा 2.8/2.95, 11.95, 3/2.95, 1.02, 2.5/2.95 और 11.85। तो इसमें जो ग्रेटर देन 1 है वही वायबल है, बाकी वायबल ही नहीं है। तो कैलकुलेट करने बोला और कमेंट करने बोला है, तो कमेंट में आप बोलेंगे सिर्फ y बनाना चाहिए, बाकी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो इट इज बेनिफिशियल टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन ऑफ y। समझ में आया आपको क्या करना है? देखो सम्स बनाते बनाते कंसेप्ट भी 80-90% रिवाइज हो जाता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कवर्ड ही नहीं है बट कंसेप्ट में कवर्ड है, तो वो आपको कंसेप्ट नोट्स पे देख लेना है। उससे आएगा नहीं ऐसा मत सोचना, आ सकता है, जैसा कोई रूल नहीं कि जो इंस्टीट्यूट मैट में दिया वही आता है हमेशा, ऐसा नहीं है, बाहर से भी आता है। तो क्लास में अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ तो उसको देखना जरूरी है। ओके, सो दिस इज योर थ्रूपुट अकाउंटिंग कंप्लीशन। Okay, now we are going to do backflush accounting. Backflush accounting, yes, इसमें दो वेरिएंट में अकाउंटिंग होता है, ध्यान रखेंगे। वेरिएंट 2 चलता है, वेरिएंट 1, वेरिएंट 2। ये JIT सिस्टम का अकाउंटिंग सिस्टम है। वेरिएंट 1 बोलता है 2 ट्रिगर पॉइंट्स है, एक परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है, और दूसरा है कंप्लीशन ऑफ गुड यूनिट्स। जब मटेरियल परचेज करेंगे तो एंट्री क्या मारेंगे, RIP अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज एंड क्रेडिटर्स क्रेडिटेड। यहाँ पे अकाउंट का क्या नाम है, रॉ मटेरियल इन प्रोसेस, नॉट रॉ मटेरियल कंट्रोल, रॉ मटेरियल इन प्रोसेस अकाउंट। और गुड्स कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, FG को डेबिट करेंगे, जितना मटेरियल उसमें गया वो रॉ मटेरियल इन प्रोग्रेस अकाउंट से आएगा। और कन्वर्जन कॉस्ट पे होगा तो उसका भी एक एंट्री होगा जो यहाँ लिखा नहीं है, टू कैश या क्रेडिटर्स जो भी होगा, तो वो कन्वर्जन कॉस्ट भी फिनिश गुड्स में एब्जॉर्ब होगा, तो टू कन्वर्जन कॉस्ट भी आएगा। तो क्या लिखा हुआ है, फिनिश गुड्स विल बी डेबिटेड विद स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड कन्वर्जन कॉस्ट विल बी क्रेडिटेड विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ध्यान रहे ये एक्चुअल पे है, ये भी एक्चुअल पे है, ये अमाउंट स्टैंडर्ड पे होता है। फिनिश गुड्स हमेशा यहाँ पे स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड होगा। और फिर जो डिफरेंस है, ठीक है, RIP अकाउंट और कन्वर्जन कॉस्ट में, नॉर्मली RIP में कोई डिफरेंस नहीं आता है, RIP में नॉर्मली कोई डिफरेंस अज्यूम नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर डिफरेंस है तो इफ देयर इज डिफरेंस उसको स्टॉक माना जाएगा, ठीक है, देन उसको बैलेंस CD बना लेंगे। और कन्वर्जन कॉस्ट में अगर डिफरेंस है तो उसको वेरिएंस समझा जाता है, उसको वेरिएंस समझा जाता है और उसको कॉस्टिंग PL में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग समझ में आ गया। वेरिएंट 1 कैसे होता है, अब ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ये सिस्टम है इसका, पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, ये फिर डिफरेंस सेटलमेंट का एंट्री। और वेरिएंट 2 कैसे काम करता है, वेरिएंट 2 और भी सिंपल है।
वो बोलता है देयर इज ओनली वन ट्रिगर पॉइंट विच इज फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, तो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस पे एंट्री मारेंगे और टू सीधा आरआईपी अकाउंट खोलते नहीं है, देयर इज नो आरआईपी अकाउंट हियर। तो जो मटेरियल है वो क्रेडिटर्स से आया, क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल मान ले रहे हैं क्रेडिट पे आया, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो कन्वर्जन कॉस्ट का क्रेडिटर्स आया या कन्वर्जन कॉस्ट पेबल्स आया। तो ये पेबल का एंट्री आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इग्नोर करो, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट का एंट्री जो है वो आपका पेबल्स के माध्यम से बस रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब ये अकाउंट भी नहीं है, ये अकाउंट भी नहीं है। आप सोचो ये तीनों एंट्री को अगर हम कंबाइन कर दे तो कैसा दिखेगा, फिनिश गुड्स डेबिट दिखेगा, आरआईपी डेबिट क्रेडिट में कैंसिल हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट डेबिट क्रेडिट में कैंसिल हो गया, तो इसका कैश क्रेडिटर्स रह गया और उसका कैश क्रेडिटर्स रह गया। तो ये वेरिएंट 2 चलता है, समझ गए। वेरिएंट 2 इज जस्ट दिस मच, उसमें एक ही एंट्री होती है। अब सॉल्यूशन में देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एग्जाम में आ जाता है ये। तो यहां पर परचेज हुआ, लेबर है, ओवरहेड है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड है, फिर आपका सेल्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। आपको बोल रहा है वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 दोनों में एंट्रीज दिखा दो। तो वेरिएंट 1 में पहले परचेज ऑफ मटेरियल का एंट्री करेंगे, रॉ मटेरियल इन प्रोग्रेस अकाउंट टू पेबल अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। फिर कन्वर्जन कॉस्ट मतलब होता है लेबर और ओवरहेड, तो कन्वर्जन कॉस्ट एक्चुअल अमाउंट का एंट्री करेंगे, तो कन्वर्जन कॉस्ट टू कैश बोल सकते हो या पेबल बोल सकते हो, 2800 प्लस 1640 मिला दोगे, अलग अलग नहीं दिखाओगे लेबर और ओवरहेड का, 4440 करके कन्वर्जन कॉस्ट का एंट्री होगा, ठीक है। अब उसको आप यहाँ पे टू कैश बोलकर भी दिखा सकते थे, यहाँ पे जबरदस्ती का टू कैश और टू कैश क्रेडिटर दिखाया हुआ, आप एक ही में दिखा सकते थे, तो कन्वर्जन कॉस्ट टू कैश भी चलेगा, ओके। फिर थर्ड एंट्री होगी, क्या बताया थर्ड एंट्री, देखो वेरिएंट 1 में क्या बताया थर्ड एंट्री मैंने, फर्स्ट सेकंड बाद फिनिश गुड्स को डेबिट करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिनिश गुड्स कितना बना है आपका 180,000 यूनिट्स बना है और उसका कॉस्ट है 44 के हिसाब से, तो 180 इंटू 44 विल बी द फिनिश गुड्स कॉस्ट, उसको डेबिट करोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, ठीक है। 180 इंटू 44 दिख रहा है, और फिर उसमें जो मटेरियल जाना है वो मटेरियल का स्टैंडर्ड कॉस्ट लेना पड़ेगा। मटेरियल का स्टैंडर्ड कॉस्ट है 20 इंटू 180 और इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट है 24, तो 24 इंटू 180 आएगा। तो मटेरियल का कितना है देखो यहाँ पे 20 इंटू 180 और इसका कितना है 24 इंटू 180, पूरा एंट्री ये वाला स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होता है। और फिर जो अपना वेरिएंस है उसका एंट्री कर सकते हैं, बट यहाँ पे किया हुआ नहीं है, बस ये फिनिश गुड्स को सीओजीएस में ट्रांसफर कर दिया है, वो यूनिट सोल्ड मालूम है इसलिए कर दिया। 145 यूनिट सोल्ड हुआ है, तो जो सोल्ड हुआ है उसको ट्रांसफर कर दिया। ये मैंडेटरी एंट्री नहीं होता, बट आपका इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ तो आपको करना चाहिए। ये मैंने ऊपर में नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि सोल्ड नहीं दिया हुआ होगा, मेरे को ध्यान नहीं आया सोल्ड का, बट अगर सोल्ड दिया हुआ है तो सोल्ड का भी एंट्री कर दोगे एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक। मटेरियल में जो बैलेंस बच गया वो स्टॉक बनेगा, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट में वैसे यहाँ बैलेंस को सीडी किया है, आइडियली इसको कॉस्टिंग पीएल में डालना चाहिए था, गड़बड़ किया हुआ है, सीडी नहीं होना चाहिए। फिनिश गुड्स में जो बैलेंस बचेगा वो स्टॉक कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखना वो स्टॉक कहलाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेल्स का एंट्री मार दिया, वो ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वेरिएंट 2 में जाएंगे तो एंट्री क्या होती है, ये मेन एंट्री है फिनिश गुड्स टू, अब यहाँ पे आरआईपी लिखा है, गलत किया है हिसाब से, आरआईपी नहीं होता है, क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल होगा और कन्वर्जन कॉस्ट का भी पेबल होगा। अब पेबल अगर आपने नहीं लिखा, आप अगर कन्वर्जन कॉस्ट का अलग अकाउंट खोल चुके तो फिर आप यूज करके क्रेडिट भी कर सकते हो, बट आइडियल जो सिनेरियो है एंट्री का वो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। मैं अपना हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से चलने से मार्क्स नहीं देगा, वो अपने हिसाब से चलने से ही मार्क्स देगा। होना ये चाहिए टू क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू कन्वर्जन कॉस्ट क्रेडिटर्स या कन्वर्जन कॉस्ट पेबल, ये एंट्री आइडियल है। 7920, 3600 और 4320 ये होना चाहिए, बस दैट्स इट, दिस शुड बी द एंट्री। अब जबरदस्ती अगर हम लोगों ने ये एंट्रीज मार रही है तो गलत कुछ नहीं है, ये भी किया जा सकता है। तो आप अगर मान लीजिए कन्वर्जन कॉस्ट का ये देख रहे हो कि पेबल अमाउंट तो 4440 हुआ है और 4320 ही हम लोग यहाँ पे चार्ज किए हैं, जो डिफरेंस है उसको आप पीएल में ले जा सकते हो। अगर डिफरेंस आ रहा है तो पीएल में ही जाएगा, और कहां जाएगा, ठीक है। तो कॉस्टिंग पीएल
टू कन्वर्जन कॉस्ट जो आपने पेएबल कर दिया एक्स्ट्रा वो आप डाल सकते हो। ये मेरे हिसाब से 120 रुपए एक्स्ट्रा, वो पीएल में जाना चाहिए। लोग पीएल में डाल ही नहीं रहे, बैलेंस शीट में रख रहा है। बट आप एग्जाम में भाई साहब मेरे हिसाब से मत चलाना, मेरा हिसाब काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको ये हिसाब चलाना चाहिए, बट ये गलत है मेरे हिसाब से। ये आरआईपी अकाउंट नहीं होगा, आरआईपी ओपन ही नहीं हुआ तो क्लोज कैसे होगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल लिख लेना। कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट आप यहाँ पे लिखे तो ठीक है, क्योंकि वो ओपन किए हैं तो क्लोज कर दिया। कन्वर्जन कॉस्ट का जो अमाउंट है वो डेबिट में लिखा और फिर उसी को ट्रांसफर करके क्रेडिट किया, वो ठीक है। सीओजीएस का किया वो भी ठीक है। तो वेरिएंट 2 थोड़ा सा होता ये है, बट करा इंस्टीट्यूट ने ये है, तो इंस्टीट्यूट जिंदाबाद। हम लोग चलेंगे, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, आरआईपी नहीं लिखेंगे, क्रेडिटर्स लिखेंगे, वो मिस्टेक है। अब ये इलस्ट्रेशन 20 आप अपने से ट्राई करके देख सकते हो। कुछ नहीं बोले तो वेरिएंट 1, तो मटेरियल परचेज हुआ तो आरआईपी टू क्रेडिटर्स, लेबर और ओवरहेड का एक साथ होगा तो कन्वर्जन कॉस्ट टू कैश, ठीक है, 336 आ जाएगा यहां पे। फिर फिनिश गुड्स का एंट्री होगा, फिनिश गुड्स टू आरआईपी टू कन्वर्जन कॉस्ट। तो फिनिश गुड्स कितना बना है वो नहीं बता रहे, मटेरियल पूरा हम लोग चार्ज कर देंगे, कुछ नहीं बोला तो पूरा मटेरियल चार्ज। और कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाइड है 316, अप्लाइड मतलब यही अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है, तो फिनिश गुड्स का आ जाएगा 516। अब सेल्स वेल्स का कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑल मटेरियल्स दैट वेर परचेज वेर प्लेस्ड इनटू प्रोडक्शन। तो अपना मन से 2 लाख को हम जो डाले वो सही हो गया, क्योंकि ये लाइन लिखा हुआ है। एंड द प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो कंप्लीटेड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ। तो जितना प्रोड्यूस किया वो सोल्ड भी कर दिया, तो COGS टू FG आ जाएगा पूरा 516 अगर आप सेल कर रहे हो तो। और कन्वर्जन कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को अपने कॉस्टिंग PL में डाल देंगे। कॉस्टिंग PL टू कन्वर्जन कॉस्ट जो डिफरेंस है 20,000 वो भी डाल दिया। तो ये बैक फ्लश का वेरिएंट 1 का एंट्री है। और इसमें एक और चीज पूछ रहा है, ट्रेडिशनल जर्नल एंट्रीज बताओ जो इंटर में आप नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम सीखे हैं, वो भी पूछ रहा है। तो उसके हिसाब से चलेंगे तो रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यूज करना है। तो मटेरियल अकाउंट टू इंटीग्रेटेड चल रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल में कौन सा चल रहा है, इंटीग्रेटेड। मटेरियल अकाउंट टू अकाउंट्स पेबल, फिर उसका एक सिस्टम क्या था आपको याद है, RMC टू क्रेडिटर्स था, अकाउंट्स पेबल बोल लो। फिर कन्वर्जन कॉस्ट के लिए वेजेस कंट्रोल होगा, वेजेस कंट्रोल टू कैश। फिर ओवरहेड्स के लिए ओवरहेड कंट्रोल टू कैश होगा। फिर तीनों को लेकर WIP में डालते थे, तो WIP टू RMC टू ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल, टू वेजेस कंट्रोल टू ओवरहेड कंट्रोल, ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसमें ब्रेक कर करके दिखाया हुआ है। कैसे दिखाया हुआ है, ब्रेक कर करके दिखाया हुआ है। कैसे दिखाया हुआ है, ब्रेक कर करके दिखाया हुआ है। ऑलराइट, तो एक चीज ये देखने का है कि मटेरियल का अमाउंट 2 लाख का 2 लाख डाला हुआ है, 2 लाख, तो यहां पे भी 2 लाख डाल दिया। वेजेस का अमाउंट कितना दिया हुआ है यहां पर 36,000, तो 36,000 है, तो यहां पे भी 36,000 एब्जॉर्ब किया हुआ है, ठीक है। और ओवरहेड का इनकर्ड अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख, तो यहां 3 लाख आएगा, बट यहां पे 3 लाख नहीं आएगा क्योंकि अप्लाइड जो है वो 316 है कन्वर्जन कॉस्ट का, तो 36,000 है, तो उसके साथ 280 बैलेंसिंग फिगर बैठ रहा है, तो ये 280 डलेगा तब WIP का अमाउंट आएगा। फिर WIP से FG में जाएगा, FG टू WIP, फिर COGS में जाएगा, COGS टू FG। ये सब आपको याद होगा, जो अमाउंट यहाँ पे आएगा वही अमाउंट यहाँ पे चला जाएगा। मतलब जो WIP में आया वो सारा फिनिश गुड्स हो गया, जो फिनिश गुड्स में आया वो सारा सोल्ड हो गया। और जो ओवरहेड का डिफरेंस है वो कॉस्टिंग PL में जाएगा, कॉस्टिंग PL टू ओवरहेड कंट्रोल, जो ओवरहेड का डिफरेंस है 20,000 रुपया वो भी आएगा। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम का अकाउंटिंग है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम में अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाए तो दोनों ही करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, नॉन इंटीग्रेटेड फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वेरिएंट 1 के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, प्रेफर्ड वो है, वेरिएंट 2 प्रेफर्ड नहीं है। बहुत बार कॉस्टिंग PL की जगह COGS में भी ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी अलाउड है। जो वेरिएंस है उसको कॉस्टिंग PL की जगह COGS में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा, डिफरेंस ट्रांसफर टू कॉस्टिंग PL और COGS भी लिखा जा सकता है। आई मे बी लिटिल फास्ट बट आई एम वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। ये क्लासेस बहुत वैल्यूएबल है, थोड़ा फास्ट हो सकता है
बट वैल्यूएबल है, क्योंकि जिनका किया हुआ उनके लिए स्लो है, आप तो स्पीड बढ़ा के देख रहे हैं, बट जिनका नहीं किया हुआ है उनको तो कुछ तो आइडिया लग रहा है ना कि क्या करना है। तो एक बार और क्विकली देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है। 19 में हम लोगों को वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 दोनों से करना है। तो वेरिएंट 1 की एंट्री में पहले मटेरियल का पेमेंट कर दो, फिर कन्वर्जन कॉस्ट का पेमेंट कर दो, फिर फिनिश गुड्स को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे दिखाओ, फिर फिनिश गुड्स सोल्ड हुआ तो सोल्ड दिखा दो। कन्वर्जन कॉस्ट में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप पीएल में डालें या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करें तो बेटर होता है। और मटेरियल और फिनिश गुड्स में जो डिफरेंस है वो स्टॉक बैलेंस ईडी बोल के दिखेगा। और वेरिएंट 2 में आइडियली फिनिश गुड्स टू क्रेडिटर होना चाहिए, टू कन्वर्जन कॉस्ट पेबल होना चाहिए। आइडियली ये सही एंट्री है और वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ही होता है सीधा। और अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो वेरिएंस पीएल में चला जाएगा या सीओजीएस में चला जाएगा। बट इंस्टीट्यूट ने दिखाया है कि आपको फिनिश गुड्स डेबिट करके मटेरियल का क्रेडिटर्स डाल दिया और कन्वर्जन कॉस्ट ले लिया तो कन्वर्जन कॉस्ट का अकाउंट खोलना पड़ेगा और सीओजीएस में ट्रांसफर कर दिया। और यहां पर वेरिएंट 1 प्रेफर्ड है, अगर कुछ नहीं बोला तो ट्रेडिशनल में भी करना है। अब एक बार और इसको अपने से ना ट्राई करो, ये एंट्रीज बिना मेरा सॉल्यूशन देके ट्राई करो, देखो कौन सा एक या दो गड़बड़ होगा तो उसको फिर दिमाग में बैठाना है। और आपका बैक फ्लश मेरे साथ यहाँ पर खत्म हुआ। और इसी के साथ मैंने आपका मॉड्यूल 2 कवर कर लिया है। मॉड्यूल 2 मतलब ये पूरा मॉड्यूल 4 है, सॉरी मॉड्यूल 4 कवर कर लिया है। बेंचमार्किंग पूरा थ्योरी है तो थ्योरी का सेपरेट वीडियोस है, वो आपको अलग से देखना है थ्योरी का। और इसके बाद आपका एक फर्ज बनता है कि इस चैप्टर में जितने एमसीक्यू हैं उसको अपने से करिए। एमसीक्यू शुड बी डन बाय सेल्फ एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई इट। डायरेक्टली एग्जाम में बनेगा नहीं, इसका वर्किंग्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। तब तक एक बार जो जो चीज मैंने बताया आपको थोड़ा सा लगा ऊपर से गया तो उसको बैठ के वापस कर लीजिए। और अगर एकदम भी एक बार भी ये सब नहीं किया हुआ है तो थोड़ा ध्यान से बैठ के कर लीजिए प्लीज। इतना मेरा काम आप कर लीजिए जिससे कि आपको इसका असली में असर हो, डाइजेशन हो। ठीक, ओके।